बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा डॉरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ ही नाजरीन, आज मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है। ये है जी फिज़ा बोसन का, हमारी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर, जैसी वो खुद हैं इसी तरह बहुत अच्छे कपड़े डिज़ाइन कर रही हैं। और जिस तरह उनकी कैजुअल ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, इसी तरह उनके पार्टी वेयर्स और इसके साथ साथ उनकी ब्राइडल कलेक्शन जो है वो नहायत ही खूबसूरत है। इंस्टाग्राम पे उनका पेज है जी फिज़ा बोसन के नाम से, लाजमी उसको फॉलो करें और उसके साथ देखें कि कितनी खूबसूरत वैरायटी उनके पास है और कितनी खूबसूरत कलेक्शन है, जिसमें आप अपने आप को जो है मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ख़वातीन के हवाले से जो है ये ज़रूरी होता है कि उनके कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए और ज़रा डिफरेंट और यूनिक होने चाहिए। तो हमारे लिए ये बड़ी ब्लेसिंग है कि मुल्तान में फिज़ा बोसन हमारे पास हैं जी। उनसे आप अपने कपड़ों के हवाले से जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट करके आप अपने कपड़े जो हैं उनसे बनवा सकते हैं। और इसी के साथ हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी रहमतों और नेमतों से नवाजा हुआ है। जब हम शुक्र अदा करना बंद कर देते हैं तो तभी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। जब आप अल्लाह के साथ जुड़ते हैं और अल्लाह की नेमतों का, चाहे आपके पास वो चीज़ मौजूद है या नहीं है, जब आप उसका शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे तो आप खुद देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको जो है वो माला माल कर देगा। हमेशा चीज़ें जो हैं वो बांटने से जो है वो बढ़ती हैं। आपका जो रिस्क है, जब आप अल्लाह के नाम पर देना शुरू करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के आधे मसाइल तो वैसे ही कम हो जाएंगे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी रियाजुल हक गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक सदर हाई कोर्ट बार से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज इनसे जो है हम लॉयर्स के हवाले से तो हमेशा बात करते ही रहते हैं कि उनकी फलाह व बहबूद के हवाले से क्या काम हो रहा है, कितने केसेस चल रहे हैं इस टाइम, जजेस की तादाद कितनी है। तो अभी जो है इनका जो एक इशू चल रहा था, लास्ट टाइम भी हमने इनसे डिस्कस किया और आज भी वो इनका मसला हल हो गया जी। बख्तर को जो है, बख्तर बार को मुल्तान से इन्होंने मुंसलिक किए जाने का जो इनका देरीना मुतालबा था वो आज पूरा हो गया। तो उस हवाले से इनसे जानेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है रब्बे ज़ुल जलाल का कि उसने हमारी ये काविश जो है वो कबूल की और अल्हम्दुलिल्लाह अब लाहौर हाई कोर्ट ने ये असूली तौर पे इसकी मंजूरी दे दी है कि डिस्ट्रिक्ट भक्खर को मुल्तान हाई कोर्ट बेंच के साथ लगाया जाए। ये पूरे भक्खर के लिए और साउथ पंजाब के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। देखिए, भक्खर के लोगों को हसूल इंसाफ के लिए बड़ी दूर जाना पड़ता था। लाहौर जाने के लिए 8 घंटे का ट्रैवल उन्हें करना पड़ता था, जबकि मुल्तान से उनका ट्रैवल टाइम 2 से ढाई घंटे है। फिर भक्खर से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, रेल का जरिया नहीं है, एक बस रात को जाती है, तो लोगों को बेतहाशा दुश्वारी थी। अब उनके लिए ये सहूलत हो जाएगी। अब समरी उन्होंने हुकूमत पंजाब को भेजे, जो इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द मंजूर हो जाएगी। और मैं इस सिलसिले में आप लोगों का, रूही का बहुत मशकूर हूँ। आप लोग हमारी आवाज़ बने, आपने हमारा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हमारा बड़े अरसे से मुतालबा चला रहा था, वो मंजूर हो गया। अच्छा, लॉयर तो काफी खुश होंगे, जाहिर सी बात जी आज सेलिब्रेशन भी होगी उसी लिहाज जी से। बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान ने हमारे एजाज़ में उस दिन वहाँ पे सेलिब्रेशन की तकरीब मुनक्किद की। सब लोग खुश थे, सब ने एक दूसरे को मिठाई बांटी है वहाँ पे। और दिल तो मेरा ये भी चाहता था शायद कि हम यहाँ भी मिठाई बांटें। आप लोगों जैसे ने मैंने हमारा आते ही साथ मैंने कहा दिया कहाँ है आप, जी कहाँ है मिठाई, कहाँ है? तो अच्छा, जाहिर सी बात है, खुशियों के मौके जब होते हैं तो जाहिर सी बात है इंसान उनको सेलिब्रेट करना भी चाहिए। जी वैसे ही लाइफ में बहुत सारे दुख चल रहे होते हैं, बहुत सारी परेशानियां चल रही होती हैं। अच्छा, इस टाइम जो हम देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से उन्होंने जिस चीफ जस्टिस को भी जो है वो मंजूर किया है, उन्होंने इस हवाले से भी बताइएगा। जी। देखिए, ये मुतालबा बड़े अरसे से हमारा चल रहा था। अब उन्होंने क्या किया है कि मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट जो है उसे पिंडी के साथ लगा दिया है, ठीक अटैच है। कर दिया है, क्योंकि सीपैक बनने की वजह से मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट का पिंडी के साथ जो फासला है वो बहुत कम हो गया, जबकि लाहौर के साथ ट्रेवल टाइम बहुत ज़्यादा है। और एट द सेम टाइम भक्कर डिस्ट्रिक्ट को इधर मुल्तान के साथ लगा दिया। ये हसूल इंसाफ जो है सस्ता, फौरी और एट योर डोर स्टेप, ये इस्लाम का हसूल है। बिल्कुल ऐसे आप ही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ बिन जबल को बना के भेजा काजी, तो उन्होंने ये हिदायत की थी कि लोगों को इंसाफ के उसूल में दुश्वारी नहीं पेश आनी चाहिए। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हदीस को मद्देनजर रखते हुए अभी हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ इसा साहब को ख़त लिखा है और मुतालबा किया है
कि सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात की समाअत मुल्तान बेंच में वीडियो लिंक के जरिए करने की सहूलत दी जाए। देखिए, मेरे साउथ पंजाब के लोग बहुत वसाइल कम रखते हैं। हाँ। मुझे बतौर वकील तजर्बा है कि यहाँ पे जब दूर दराज से जब लोग आते हैं अपनी तारीख समाअत के लिए, कोई अपनी बकरी बेचता है, कोई मुर्गी बेचता है, बहुत सारे कोई मसाइल चीज़ होते हैं करता लोगों के। है। हाँ जी। चीज़ अच्छा, उनके लिए मुल्तान आना बड़ा दुश्वार है। चीज़ है कि इस्लामाबाद जाके सुप्रीम कोर्ट में असूल इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाएं। इस वक्त वीडियो लिंक की सहूलत जो है, वीडियो लिंक के जरिए मुकदमात की सहूलत जो है, वो हर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर पे सुप्रीम कोर्ट ने मुहैया की हुई है। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा। सही। तो हमने दरख्वास्त की है कि ये साउथ पंजाब, देखिए मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ रहते हैं, उनके लिए आपने हसूल इंसाफ के दरवाजे सिर्फ इस बिना पे बंद कर दिए कि उनके पास वसाइल नहीं है। हाँ। अच्छा, यहाँ इसमें करना आपने कुछ नहीं है। मुल्तान हाई कोर्ट बेंच में आपने एक कमरा मुख्तस करना है, 2 स्टाफ आपको चाहिए, और यूं मेरे पूरे साउथ के जो करोड़ों लोग हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट तक एक्सेस आसानी से मुयसर आ जी। जस्टिस एट योर डोर स्टेप, ये इंटरनेशनल रिकग्नाइज असूल है। और इंटरनेशनल रिकग्नाइज क्या, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रसूल इंसाफ में आसानियाँ पैदा करो, तो हमने काजी फाइज साहब को आज ही ये ख़त लिखा है, और हम पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश भी रंग लाएगी, और आपका ताउन साथ रहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मिठाई के साथ हाजिर होंगे। ज़रूर जी, ज़रूर। अच्छा, हम तो खुद भी चाहते हैं कि अब जितने भी तमाम मसाइल हैं, क्योंकि इंसाफ की फराहमी के हवाले से हम देखते हैं कि लोगों को जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और लोग जितने बेचारे परेशान नज़र आते हैं कि वो सुबह के आए हुए रात हो जाती है, और समटाइम्स उनकी पेशियों पे पेशियाँ ही पड़ती रह जाती हैं, और उनका जो है कोई भी इस तरह का रिजल्ट जो है उनको नहीं मिलता। इसमें मज़ीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। टुडेज अच्छा, चलें अभी हम थोड़ी देर तक जो है इस सेगमेंट की तरफ चलेंगे और मौसम का हाल जानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मौसम जिस तरह चेंज हो रहा है, उसी तरीके से जो है वो आपने अपनी सेहत का भी किस तरह ख्याल रखना है। और इस मौसम में जो है वो कहते हैं ना, बारिश भी हो जाए तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक जो बीमारियां हैं इस टाइम, वायरल डिजीज़ हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, जिस तरह अभी हम लॉयर्स के हवाले से बात करें कि अभी इलेक्शंस की भी तैयारियां चल रही हैं, तो इलेक्शंस की तैयारियां कैसी चल रही हैं, इससे बताइए। एक बड़े जाहिर सी बात है कि कैंपेन्स भी होंगी और तमाम वकला भी जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए होते हैं। देखिए, हम समझते हैं पाकिस्तानी मुआशरे का सबसे ज़्यादा सोशल जो तबका है वो लॉयर्स का। हमारा आपस में मिलना जुलना, गहमा गहमी हर वक्त रहती है। इलेक्शन में हम नहीं समझते कि कोई हारता या जीतता है। हाँ। हम समझते हैं मोहब्बतों का हसूल का सफ़र होता है। एक दोस्त के हिस्से में मोहब्बतें ज़्यादा आती हैं, उसे हम मुंतखब कहते हैं। एक दोस्त के हिस्से में मोहब्बतें थोड़ी कम आती हैं, हम कहते हैं ये मुंतखब नहीं हो सका। हमारा ये आपस में सोशल इंटरेक्शन इतना ज़्यादा है कि हम हर वक्त बहाने तलाश करते हैं मिल बैठने के। सही। तो बेसिकली हमारा जो इलेक्शन है ये मिल बैठने के बहाने हैं। अच्छा, आप इस दफा खुद भी इसमें इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? नहीं ले रहे। नहीं, अच्छा, ये आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं? बस जो हमारे जो आपके साथ हैं। जो सही हमारे है। अच्छा, इसमें भी ऐसी बात है, तमाम वकला इकट्ठे भी होते हैं, तो उस तरह का जिस तरह हमारे यहाँ इलेक्शन की तैयारियां चल रही, जो हमारी जनरल इलेक्शन है, उनसे तो जरा जाहिर सी बात है डिफरेंट ही होते होंगे। जी डेफिनेटली, जनरल इलेक्शंस तो देखिए एक तो होते बहुत वक्फे के बाद है, उसका फिर नॉर्म्स और हैं। हमारे इलेक्शन पिछले 100 साल से एक दफा भी मुलतवी नहीं हुए। सही। एक दिन का डिले नहीं आया। तो और होते हर साल हैं। सही। तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है हमारे यहाँ। हम कहते हैं जमहूरियत का मॉडल किसी ने देखना है तो वकला को देखें। अच्छा, इसके साथ साथ हम जिस तरह अभी क्राइम में भी इजाफा हो रहा है, आप मोस्टली क्राइम के केसेस को ज़्यादा डील कर रहे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह हम इस चीज़ को जो है बेहतर कर सकते हैं, क्राइम को रोक सकते हैं? देखिए, जुर्म जब से हजरत इंसान इस दुनिया पे है, उसकी जिबिल्लत में है कानून को वायलेट करना। तो उसके रोकने का हमेशा से तरीका, मौसर तरीका जो होता है वो सज़ा का निज़ाम है। मुजरिम हमेशा सज़ा के खौफ से जुर्म से बाज रहता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हमारा ये जो निज़ाम इंसाफ है ये इंतहाई सुस्त है। इसकी बिना पे मुजरिमों को सज़ा नहीं मिलती। इसमें बेशुमार कमज़ोरियाँ हैं। मुजरिम सज़ा से बच जाते हैं, जो इंकरेजमेंट होती है फिर आइंदा जुर्म के लिए। आप देखिए, इस्लाम के जो असूल हैं, हाथ काटना, शरई जो सजाएं हैं, उनका मकसद क्या है, उनके पीछे विजडम क्या है? उनके पीछे विजडम यही है कि आपने एक मॉडल बना देना, लोगों को बताना है कि अगर आपने कोई जुर्म किया तो आपके साथ ये हो सकता है। तो वो इस खौफ की वजह से उस जुर्म को करने से बाज रहते हैं। हमारे यहाँ जो कमजोर निज़ाम बैलेंस ही नहीं है। अच्छा, फिर कहते हैं कानून जो है वो सिर्फ
एक जो है ना गरीब आदमी के लिए ही है। नहीं, हम ये कहते हैं कि आप मुल्क में कुछ ना करें, सिर्फ कानून की अमलदारी कर दें, तमाम का तमाम मुल्क ठीक हो जाएगा, आपकी मैशियत ठीक हो जाएगी, आपके मुआशी रवैये ठीक हो जाएंगे। अब कानून की अमलदारी कर दें। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से आप देखें कि गुज़श्ता कुछ अरसे में लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब हो गया। मैं तो कहता हूँ आज पंजाब को किसी ने आप लोग बुला के गोल्ड मेडल पेश करें कि उन्होंने मुल्तान को कराची बना दिया। कोई घर, कोई शख्स महफूज नहीं है जिसके साथ स्ट्रीट क्राइम ना हुआ। हाँ। दिन दिहाड़े, अभी कल चौकफवारा भी दिन दिहाड़े गुंडागर्दी हुई है, आपके टीवी पे भी फुटेज चली है। दिन दिहाड़े डकैतियां हो रही हैं, कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है। ऐसे ही है, आप देखो। अच्छा, पूरी पुलिस अब आईजी साहब ने लगा दिया है वो कम उम्र बच्चों को, अंडर एज बच्चों को पकड़ने के लिए। वो बात ठीक है, लेकिन आप ये जो स्ट्रीट क्राइम है, जो बाकी क्राइम है, इनकी तरफ आप कौन तवज्जो देगा? ऐसे ही है। तो वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। एक वजह पुलिस है, दूसरी वजह हमारा निज़ाम इंसाफ भी है। हमारे निज़ाम इंसाफ में इनको सजा ही नहीं होती, और जिस तरह का निज़ाम इंसाफ है, सजा ना होने की बड़ी वजह कोई गवाही देने को तैयार नहीं। गवाही कैसे दे? अच्छा, मेरे साथ हो, मैं गवाही देने नहीं जाऊंगा। मतलब आप किसी एक गवाह के साथ आप सलूक क्या करते हैं इस कचहरी में? अच्छा, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर और खौफ है ना, क्योंकि इंसाफ की वजह से जो है हम हमेशा इनसिक्योर रहते हैं कि इंसाफ तो मिलता नहीं। अच्छा, फिर अगर कोई हक का साथ दे तो फिर जो हक पे बोलता है उसको ही, आपके सामने है जो हालात हम देखते हैं कि जब भी आप हक के साथ खड़े होते हैं तो यहाँ लोगों को ही मार दिया जाता है जी, ऐसी। या यहाँ से गायब कर दिया जाता है, या उस जगह ही नहीं रखते कि वो बोल सके। जी। तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ें हैं जो हमारे सामने बस निशानियों के तौर पे आ रही है, मिसालें कायम की जा रही जी, है। ऐसे ही है। देखिए, वो हमारी बदकिस्मती है, इस मुल्क में शुरू से ही ऐसा चल पड़ा। लियाकत अली खान के कातलों को अगर सजा हो जाती तो शायद उसके बाद पॉलिटिकल मर्डर्स ना होते। वहाँ से निज़ाम शुरू हुआ और आप देख लिए आज का दिन है, वो काम बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आप हैरान होंगे, हमारे कातलों और डकैतों को सजा जेन्युइन नहीं हो सकती। क्यों? मौके का गवाह तो नहीं आएगा। हाँ। कौन आए जो पूरा जिंदगी के 5 साल अदालतों में अपना सर्फ कर दे? सिर्फ एक मेरे सामने वकूआ है, मैंने गवाही देनी है। हाँ। हम जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें हम गवाह के साथ वो हशर करते हैं, आप यकीन माने कि उसकी चीखें निकल जाती हैं। और सिर्फ वो गवाह आता है कचहरी में जो इंटरेस्टेड होता है, जो कोई रिश्तेदारी है, जिसका कोई और मोटिव है, वो तो आ जाता है। हाँ। नेचुरल गवाह मौके का तो कभी भी नहीं आएगा। अब मैं जा रहा हूँ, पतों की जा रहा हूँ, वहां कोई इंसिडेंट हो जाता है, क्या मैं पतों की अदालतों में 5 साल धक्के खाने के लिए गवाही देने के लिए जाऊंगा कि मेरे सामने ये मर्डर हुआ था, ये डकैती हुई थी? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इस पे मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, हमारे जनूबी पंजाब की एक बड़ी पहचान है, एक बड़ा नाम है, बड़े सीनियर आर्टिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ मैंने भी बहुत काम किया। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे दिल के, बहुत ही अच्छी तबीयत के कैसर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। आज बड़े अरसे बाद जो है ना वो कैसर साहब हमारे शो में आए हैं। और पुराना आपका स्टेशन था 4थी मंजिल पे। हाँ, मुझसे चढ़ा नहीं जाता। अभी आपके लिए आसानियां कर दी हैं हमने। अभी हमने कहा कि इजीली आए और हमारे साथ जो है ना वो हमारे शोज में शामिल हो, ताकि हमें भी जो है ना इनकी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले और इनसे कुछ सीखने को मिले। अच्छा, आज जो है वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जा रहा है 21 नवंबर को। जो है हम इस पर बात करें तो आपको पता है कि इंटरटेनमेंट के हवाले से बात की जाती है, इसमें टेलीविज़न की स्पेशली इम्पोर्टेंस के हवाले से बात की जाती है कि किस तरह टेलीविज़न ने जो है पूरी दुनिया में अपना एक नाम बनाया, किस तरह कि हमें बहुत सारी चीज़ों के हवाले से नॉलेज भी मिली, अवेयरनेस भी मिली, हमें पता भी चला कि आखिर दुनिया में क्या क्या हो रहा है। इस टाइम भी हम देखें तो चाहे सोशल मीडिया भी आ गया, लेकिन उसकी अपनी एक पहचान है, लेकिन टेलीविज़न की अपनी एक पहचान है। हमेशा इस चीज़ को कभी भी नहीं हम पीछे रख सकते कि टेलीविज़न जो है वो दूर हो जाएगा और सोशल मीडिया उस पर हावी हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आज सर हमारे साथ मौजूद हैं, सर ने बहुत काम किया माशाल्लाह से, इनका एक्सपीरियंस, इनका काम, इनकी जर्नी, इस हवाले से जानेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस दिन के हवाले से? आज आपने टेलीविज़न के हवाले से बात की है, तो इत्तेफाक से आज 21 नवंबर है जी, और रेडियो पाकिस्तान मुल्तान का इफ्तिताह भी
21 नवंबर को हुआ था। अच्छा क्योंकि आपके तो रेडियो पाकिस्तान के साथ भी जी मुंसलिक हैं जी 1970 में। जी। और पहली अनाउंसमेंट करने का एजाज़ मुझे हासिल हुआ। बाकी टेलीविज़न का बड़ा अरसे से हमारा वो था, ख्याल था कि मुल्तान में भी एक होना चाहिए, क्योंकि लाहौर से लेके कराची तक कोई टेलीविज़न स्टेशन नहीं था। मुझे याद है सन 76 की बात है, गालिबन 76 में रावलपिंडी जाना हुआ, इस्लामाबाद जाना हुआ ट्रेनिंग के सिलसिले में। तो ट्रेनिंग के आखिरी दिन वो एक प्ले भी वहाँ मैंने किया, मिट्टी के पता नहीं क्या नाम, बेरी के पत्ते, बेरी के पत्ते उस प्ले का नाम था। गफरान इम्तियाजी साहब प्रोग्राम मैनेजर होते थे वहाँ। तो 1976 में हम शूटिंग कर रहे थे अंदर का हॉल में। तो एक साहब आए जो गिलानी साहब थे, कैमरामैन थे वहाँ के, इसलिए रावलपिंडी उस वक्त ये नया स्टेशन नहीं था, पुराना स्टेशन चकलाला वाला स्टेशन था। सही। तो वो मुझे कहने लगे कि मुल्तान टीवी स्टेशन बन रहा है। 1976 की बात कर रहा हूँ। सही। तो वहाँ मुझे उन्होंने हेडक्वार्टर ने कहा है कि जो शख्स वॉलंटरीली अपने आप को पेश करे वहाँ के लिए, तो ही इज़ वेलकम। तो कैसा है मुल्तान? मन का बहुत अच्छी जगह है, मैं तो रहते ही वहीं हैं। तो मकान ठीक मिल जाते हैं, मन का फर्स्ट क्लास मकान अच्छे किराए पे आपको मिल जाएगा। वह सस्ते और अच्छे। सस्ते, हाँ बिल्कुल। हाँ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की निस्बत तो जाहिर है बहुत हाँ जी फर्क पड़ता। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं हाँ कह दूं, मैंने कहा बिल्कुल कह दें। फिर वो पता नहीं क्या हुआ, मामला ड्रॉप हो गया। फिर 2007 के आखिर में गालिबन, या 2007 में परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने इफ्तिताह किया था टीवी का मुल्तान में। और पहला जो टीवी स्टेशन बना वो रेडियो की चौथी मंजिल पे बना था। बिल्कुल जी, बिल्कुल याद होगा आपको? याद है बिल्कुल याद है। तो बेशुमार सराइकी ड्रामे की, सराइकी का वो था, 1 घंटे का टाइम दिया था। अब तो माशाल्लाह 6 घंटे हो गई ये ट्रांसमिशन पीटीवी की जी मुल्तान की। और 6 घंटे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। अब मेरे ख्याल में शायद उसे मज़ीद भी वो कर रहे हैं, तोसी दे रहे हैं इस बात को। तो ये फिलहाल तो यही बातें हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस है, कैसी जर्नी आपकी? इतना काम किया माशाल्लाह, लाहौर भी किया, मुल्तान भी किया। मैं हाँ वही 1976 से मैं काम कर रहा हूँ टीवी में। 76 में पहला प्ले किया था, फिर लाहौर से मैंने किया हसरत तामीर, वो गालिबन 77 में किया। और हसरत तामीर अमजद इस्लाम अमजद साहब का लिखा हुआ प्ले था। और उसके बाद फिर लाहौर से जब सराइकी प्रोग्राम एक शुरू हुआ, उसका नाम भी रोही था गालिबन, रोही रंग या इस तरह का कुछ नाम था। तो उसमें ड्रामे भी हुआ करते थे, तो वो मुझे बुलाया करते थे यहाँ से मुल्तान से, तो मैं जाया करता था। और बेशुमार ड्रामे किए लाहौर, सराइकी के भी, उर्दू के भी। फिर प्राइवेट प्रोडक्शंस मैंने शुरू की हैं, मुझे सन याद नहीं है, मेरे ख्याल शायद 80s का कोई वो था, सावन से, लेकिन वो चलता पीटीवी पे था प्ले। और यूं हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद फिर मुल्तान स्टेशन बन गया, तो 3-4 साल तो यहीं रेडियो स्टेशन ही रहा टीवी। उसके बाद फिर अपनी बिल्डिंग जब इनकी मुकम्मल हो गई, फिर ये शिफ्ट हो गए अपने पुरानी शिजाबाद रोड पे। अच्छा, आज के ड्रामों में और जो आपने ड्रामाज किए, क्या फ़र्क देखना है? बहुत फ़र्क है। मैंने स्टेज भी बहुत किया है, लेकिन टीवी ड्रामों में फ़र्क ये है पहले और अब का, कि पहले आप देखें पीटीवी पर कितने अच्छे प्लेज आया करते थे कि शाम को ट्रैफिक रुक जाया करती थी 8 से 9, एक चंक 8 से 9 तो पता होता था कि आपने बैठना है, तमाम घर वालों ने भी इकट्ठे बैठ जाना है कि जी 8 बजे ड्रामा। उसके बाद खबरनामा, तो संजीदा लोग खबरनामा सुनते थे, बाकी खवातीन और बच्चे ये उठ जाया करते थे। उसी ज़माने में वारिस कितना पॉपुलर हुआ, और ये सारी कहानियाँ, घरेलू कहानियाँ होती थी। आजकल
टीवी पर अजीब सा सिलसिला है जो, या पुराने अगर कोई बना ले, मसलन हमने एक प्ले किया था सस्सी सीरियल था, उसकी ज़्यादातर शूटिंग रहीम यार खां हुई थी। रहीम यार खां के साथ एक डेजर्ट है चक 95, उसके बाद फिर डेजर्ट शुरू हो जाता है। वहाँ कोई 1 महीना हम लोग रहे। वहाँ का बल्कि बड़ा एक लतीफ़ा भी हुआ मेरे साथ। टाइम हो तो मैं सुना दूं? हाँ, क्यों नहीं। रमज़ान का महीना था, रमज़ान शुरू हो चुका था, तो मैं बना था सस्सी का बाप। अच्छा, ये दाढ़ी लगाते हैं ना, मुझे इससे बड़ी चिढ़ होती है। सही। फिर मुझे पता चले तो मैं 15-20 दिन पहले ही दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। सही, उस कैरेक्टर में खुद को ढालने के लिए। हाँ। तो एक तो दाढ़ी ओरिजिनल हो जाती है, फिर ये कि कैरेक्टर करने में भी आसानी रहती है। अरबाज मेरा बेटा था, सस्सी का भाई, अरबाज खान जो फिल्म स्टार है। तो एक दिन हम दोनों जल्दी फारिग हो गए ना, कोई वो घंटे की मुसाफत थी रहीम यार खां शहर से और जहाँ हम शूटिंग कर रहे थे। तो अरबाज मुझे कहने लगा कि हम चलें ना, यहाँ क्या करेंगे, अपने शहर चलते हैं, होटल में चल के आराम करते हैं। मैंने कहा चलो। मैंने कहा जाएंगे कैसे, गाड़ी तो इकट्ठी एक ही जाएगी। तो कहने लगा नहीं, वो एक डीएसपी साहब जा रहे हैं, उनके साथ हम चले चलते हैं। मैंने कहा चलो। तो डीएसपी साहब चला रहे थे, हम दोनों बैठ गए गाड़ी में, चल पड़े। जब रहीम यार खां शहर में पहुंचे तो अभी इफ्तारी होने वाली थी। तो डीएसपी साहब भी कहने लगे और अरबाज भी कि इफ्तारी का कुछ सामान ले लेते। मैंने कहा हाँ ले ले। मैं उसी ड्रेस में था, अरबाज ने कपड़े बदल लिए थे। सही। वो अपने पैंट शर्ट में आ गया था, मैं वही धोती 4 खाने की और कुर्ता, और गरीब सा एक बंदा है, पगड़ी बांधी हुई, दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। तो अरबाज घुस गया एक बेकरी में और डीएसपी साहब पीछे समोसे लेने चले गए। अच्छा सर, इसको कंटिन्यू करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं। आज बड़े अरसे बाद कॉल की है आपने। जी बेटा, बस मसरूफ था थोड़ा सा। अच्छा, तो इसलिए सॉरी बेटा, कॉल नहीं कर सका, तो अब रेगुलर कॉल करूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्या सर, नकवी साहब से मेरा एक सवाल है। जी जी। कि माजी में जो ड्रामे बनते थे उनमें एक सबक होता था, एंड सबक होता था, स्टोरी होती थी। आजकल के ड्रामों में वो कोई बात ही नहीं है, बस वो रवायती सास बहू का झगड़ा और मियाँ बीवी के झगड़े ही सिखाए जाते हैं, कोई इसमें कोई बात ही नहीं होती। तो इस बारे में बताएं कि माजी के ड्रामे बहुत अच्छे थे, क्या अब लिखने वालों का फुकदान आ गया है या सिफारशी राइटर आ गए हैं, कि उसमें कोई सबक ही नहीं होता एंड पे, और ड्रामा वही सास बहू की लड़ाई से शुरू होता है, वहीं से खत्म होता है, मियाँ बीवी की लड़ाई जो होता है वहीं से खत्म होता है, या शौहर दूसरी शादी कर लेता है तो बीवी पीटती रहती है, स्टोरी क्यों नहीं होती, क्या वजह है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैं यही बात कर रहा था। अभी हम इसी को ही कंटिन्यू कर रहे थे। जी जी। पुराने जमाने के, हमारे जमाने के जो ड्रामे होते थे उनमें बाकायदा एक स्क्रिप्ट होता था, कहानी होती थी, और बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले भी थे। अमजद इस्लाम अमजद थे, कराची के थे, लाहौर के थे, बहुत सारे लोग थे, इशफाक अहमद साहब थे, बानो कुद्सिया थी जी। अब हमारे यहाँ राइटिंग का बड़ा वो है, फुकदान है, राइटर नहीं मिलते आपको ड्रामे के, तो इसलिए वो आमतौर पे तो ये होता है कि जो डाइजेस्ट नहीं छपते, छोटे ख़वातीन डाइजेस्ट और जासूसी डाइजेस्ट, इसमें से कहानी लेके और उसी पे ही ड्रामा, उसी पे ड्रामा बना लेते हैं। सही। और वो जिस तरह की कहानी होती है उसी तरह का ड्रामा बनता है। ओरिजिनलिटी मुझे नजर नहीं आती इनमें। मैं वो वाकया पूरा जी 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 बिल्कुल। तो अरबाज घुस गया एक बेकरी में, तो मैं काफ़ी देर गाड़ी में बैठा रहा। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं भी उतरूँ नीचे। उतर के मैंने पाँव सीधे किए, 1 घंटे का सफ़र करके आए थे हम लोग। तो मैं बेकरी के दरवाजे में जाके खड़ा हो गया। सही है। तो उस वक्त अरबाज एक कोने से दूसरे कोने में उस सेल्समैन के साथ जा रहे थे कुछ सामान देखने के लिए, कुछ मांगा होगा। उसने कहा जी उधर पड़ा है, आए मैं आपको ले जाऊँ। और मेरे सामने से जब गुजरे ना, तो मैं अब खड़ा देख रहा था, तो वो सेल्समैन मुझे कहता है बाबा माफ कर, अफ्तारी से बाद आई। अरबाज ने उसे रोका, उसने कहा इंसान बनो, हमारे
हमारे साथ हैं और अदाकार हैं हाँ हमारे सीरियल के। तो ये एक वाकया हुआ था। वाकया। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे बेशुमार वाकयात होंगे आपके, और जाहिर बहुत सी सारे। बात है बहुत सारी यादें होंगी, इतने आर्टिस्टों के साथ काम किया। और इंसान जाहिर सी बात है जैसे ही किसी भी काम में जब जाता है तो उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, यकीनन चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट हो चाहे सीनियर, कुछ चीजें अच्छी इंसान जो है यकीनन हमेशा उनसे सीखता है। नो डाउट। अच्छा, इस पे मजीद भी हम इनसे जानेंगे, इनकी जर्नी के हवाले से भी, इनके काम के हवाले से भी बातें भी होंगी। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, नाज़रीन रहिएगा। अच्छा, मैं समझी ब्रेक पे जाना है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है सर, आपका तो क्या ख्याल है, ड्रामाज वगैरह अभी आप देखते हैं, आपको टाइम मिल जाता है? वैसे लॉयर्स की लाइफ भी बड़ी बिजी होती है। नेचुरल है, लेकिन ज़ाहिर टीवी तो देखते हैं। नहीं, अब वक्त के साथ चीज़ें बदल गई हैं, अब कमर्शियलिज्म ज़्यादा आ गया है, मॉरल वैल्यूज़ भी ख़त्म हो गई हैं और हाँ। टीवी ड्रामों में मॉरलिटी भी ख़त्म हो गई है। हम लोग बदकिस्मती से इंडिया से मुतासर इतने ज़्यादा हो गए हैं, हाँ, अब कोशिश उनकी करते हैं हम कॉपी कैट करने की, तो उसकी बुनियाद पे जैसे नकवी साहब ने बताया, मैं तो खुद नकवी साहब का बड़ा मुतरफ, इनकी आवाज़ बड़ा सुना करता था मैं। हाँ। तो उस वक़्त जब ड्रामे का वक्त शुरू होता था, कोई भी सीरियल जो चल रहा होता था, तो लोग उसे बैठ के देखते थे, सारे घर वाले। वो एक माहौल भी घर का अच्छा होता था, सोशलिज्म होती, सारे घर ने इकट्ठे होना है। अब तो हर शख्स, हम यहाँ 3 लोग बैठे हैं, हर बंदा अपने मोबाइल में अपनी ज़ात में मगन हो गए हैं। हाँ। हमारी सोशल लाइफ कम होती जा रही है, हर शख्स अपनी ज़ात में मगन होता जा रहा है। हम सबको मिल बैठ के इसके बारे में सोचना होगा। हाँ। अच्छा, वही है ना कि वो जो अब मोहब्बतें हैं या आपका जो एक अपनापन है, खालिसपन होता था, वो कहीं ना कहीं दूर चला गया, तो उसको वापस लाने के लिए भी एफर्ट्स हमने ही करनी है। जी, वो जैसे लेकिन सारा वही घर इकट्ठे होकर सीरियल देखता हाँ। था, फिर वो चाय आ रही है, स्नैक्स आ रहे हैं, हाँ। घर वाले आपस में गप, वो वक्फा हुआ तो सारे गप गप कर रहे हैं, वो बड़ा एक अच्छा माहौल होता था। हाँ। अब वो चीजें उनका बड़ा फुकदान हो गया। फुकदान है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ड्रामाज में वो भी आपको एक जो लेसन मिलना चाहिए, या जिससे मुआशरे की जो है वो बेहतरी के लिए कोई आपको काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें चीज़ दूर दिखाई देती है। अच्छा, वैसे आपको लॉयर बनने का शौक था, या शौक बाय चॉइस या बाय नहीं, चांस? आई एम बाय चॉइस, आई एम बाय चॉइस। शौक शुरू में तो नहीं था, शुरू में तो और डिफरेंट शौक थे, लेकिन जब हमने ग्रेजुएशन की, देन आई डिसाइडेड टू ऑप्ट दिस प्रोफेशन। अच्छा, आप सम टाइम होता है कि यार, अच्छा आप अपने प्रोफेशन से तो क्या यार मैंने क्या चूज कर लिया, कभी इस तरह हुआ, या आप बड़े सेटिस्फाई है कि हाँ जो मैंने चूज किया वो बहुत अच्छा है? नो रिग्रेट्स इन लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। बाय चॉइस आए आदमी तो हाँ, फिर वो सेटिस्फाई होता है कि satisfy जिंदगी में आपने कुछ भी काम अपनी किया है तो वो पसंद का। उसमें हाँ बिल्कुल। हाँ सही देखिए, है। आप किसी भी शोबे में जाएंगे, मुश्किलात तो हैं, हाँ। वो तो ब्लेस्ड एक क्लास होती है जिनको विरासत में कुछ मिल जाए, अदरवाइज तो आपकी लाइफ जो है वो स्ट्रगल है। अच्छा, जिंदगी से स्ट्रगल निकाल दें, उस जिंदगी क्या है? फिर तो आप जन्नत में ही रहते, फिर यहाँ अच्छा, क्या कुछ करते हैं? टाइम होता है ना, जैसे आप जब आप काम कर रहे होते हैं, आपको लगता है यार अच्छा मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ थोड़ी देर के लिए ना आपको चाहिए होता है कि अच्छा चलो रेस्ट कर लें। आप रेस्ट भी, अच्छा जो काम करने वाला इंसान होता है वो 2 दिन से ऊपर रेस्ट नहीं कर सकता, वो लेकिन 2 दिन यार क्या, क्या बस है एक नींद लाइफ। पूरी होने की बात होती है। हाँ बिल्कुल। जो स्ट्रगलिंग पीपल है ना, हाँ। वो जब बहुत थक जाते हैं, उनके और नेक्स्ट स्टेप के दरमियान सिर्फ एक नींद का वक्फा है होता है। वो नींद लेते हैं, जब आंख खुलती है फिर से नए सिरे से शुरू हो जाते हैं। हाँ ऐसे ही है। अच्छा, यंग लॉयर्स के हवाले से भी हम बात करेंगे। इस टाइम यंग लॉयर्स को किस तरह देख रहे हैं आप? बड़े अच्छे हैं, स्पेशली 5 ईयर एजुकेशन प्रोग्राम से जो बच्चे आ रहे हैं, वेरी टैलेंटेड, वेरी एनर्जेटिक। वो देखने में लोगों को लगता है कि जी इनका वक्त ज़्यादा दूसरी एक्टिविटीज़ में गुजरता है। मेरे साथ बहुत से बच्चे काम करते हैं जो 5 ईयर प्रोग्राम से बच्चे आए हैं, नए बच्चे, उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, एनर्जेटिक भी बहुत है। जो काम मैं अपने ऑफिस में बैठ के, आज से लाइक 10 या 15 साल पहले मेरे ऑफिस आस में मुझे 2 या 3 घंटे रिसर्च वर्क में लगते थे, वो ऐसे बातों बातों में मैं बैठा चाय पी रहा हूँ और यूं कर सर ये आपके पास वो रिसर्च वर्क का, वो विद इन 5 मिनट वो रिसर्च वर्क कर देते हैं। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि अब हमारे प्रोफेशन में अच्छे बच्चे आ रहे हैं। एक्चुअली अब वो आ रहे हैं जिन्होंने माइंडसेट बनाया है, बाय चॉइस आ रहे हैं। हाँ, कि जो उन्होंने इसको लेके चलना है। हाँ, तो वरना वो तो फिर बहुत सारे अपनी लोग डिसार्ट हो जाते हैं कि अच्छा अभी फॉरेन से आपको कोई अर्निंग नहीं हो रही, या आपको हाँ। उस तरीके से आप काम नहीं कर पा रहे, तो फॉरेन से डिसार्ट हुए, अच्छा यार ये प्रोफेशन छोड़ो कोई और कर लो। नहीं, अब अवेयरनेस हो गई ना, उन्हें पता है जी फर्स्ट 4-5 ईयर जो स्ट्रगलिंग पीरियड है, वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं उस स्ट्रगल के लिए। और आप कोई भी प्रोफेशन लें, टॉप इज वेकेंट,
सही। हर अच्छा प्रोफेशन सर, झूठे मुकदमात के हवाले से भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, उसके ऊपर कितना काम हो रहा है कि बिल्कुल भी नहीं झूठे हो मुकदमात बना दिए जाते हैं, बिल्कुल भी लोगों नहीं के हो लिए रहा मसाइल काम, बढ़ा दिए जाते हैं, बिल्कुल भी कोई काम नहीं लॉ हो नहीं रहा। है उसके हवाले नहीं से नहीं, या? कवानीन है। हम्म देखिए इस मुल्क में किसी नए कानून की जरूरत नहीं, हम्म कवानीन मौजूद है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। हाँ, यही बात। अब झूठे मुकदमात के खिलाफ सजाएं हैं, हम्म लेकिन बदकिस्मती से वो मुकदमा जब तक झूठा करार पाता है, हम्म वो थक चुका होता है, वो आदमी जिसके खिलाफ वो झूठा मुकदमा होता है, वो उसी पे जाके शुक्राने का नफल पड़ता है कि मेरी जान छूट गई। वो उस तरफ जाता ही नहीं है कि यार जिसने मुझ पर झूठा मुकदमा किया था मैं उसे सजा दिलवाऊं। हाँ, तो कवानीन की जरूरत नहीं है, अमलदारी की जरूरत। कानून में तो मौजूद है कि जिस वो लम्हे कहते हैं मुकदमा, कानून ढेर सारे हैं, हर बस चीज बस में बहुत है, बहुत है। अमल दरामद नहीं होता। अच्छा, अमल दरामद हो भी जाए तो उसका कोई खास रिजल्ट सामने जी आता वही नहीं। अमल दरामद ही नहीं होता। कानून में तो लिखा है कि जिस लम्हे मुकदमा झूठा साबित होगा, अगर दीवानी है तो वो उसे हर्जाना करेगी कोर्ट, और अगर वो फौजदारी है तो कोर्ट उसे पनिश करेगी। बदकिस्मती से दोनों पे काम होता ही नहीं है। ये तो है। अच्छा कैसे सर, हम चीज़ों को जिस तरह इंटरटेनमेंट के हवाले से बात करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि यार जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छा इंटरटेन किया जा सके लोगों को, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने टेलीविजन पे काम करना है या कोई ड्रामा बनाना है या कोई इस तरह का प्रोग्राम आपने लेकर आना है जिसमें लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें आ सकें, या लोगों के जो एक वो कहते हैं ना थोड़ा सा एक एंजॉय करें टाइम, लोग। हाँ, जिसमें वो एंजॉय कर सकें कि तमाम चीज़ें उनकी ज़िंदगियों में चल रही होती हैं, मसाइल भी चल रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं किस तरह का काम अब करने की ज़रूरत है जिससे वो थोड़ी सी वापस जिस तरह पहले लोग इकट्ठे होकर या वेट करते थे उस ड्रामे का, उस प्रोग्राम का, तो वो कर सकें, वो दोबारा से क्वालिटी को बहाल किया जा सके? अच्छा, एक तो मैं दरमियान में बोलना नहीं चाह रहा था उस वक्त, हाँ। जो बाय चॉइस किसी शोबे को अपनाते हैं ना, वो थकते नहीं है। हाँ। अभी आप कह रही थी ना कि थक के आप कुछ रेस्ट कर लें, कुछ एंजॉय कर लें, उनकी एंजॉयमेंट भी उसी काम में होती हाँ, है। वो वापस कहते हैं तो यार वही वही रहते हाँ हैं, ऐसे ही। और दूसरा ये है कि अब जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बात की, कमर्शलिज्म बहुत आ गया है। टीवी स्टेशन बहुत खुल गए हैं। यहाँ मुल्तान में देखें कितने चैनल आप देख सकते हैं। तो कमर्शलिज्म की वजह से पेमेंट में कोई इजाफा नहीं हुआ इतना कि लोग खुश हो जाएं। राइटर्स जो नहीं आते रेडियो पे या टीवी पे, उसकी वजह यही है कि जो बड़े राइटर हैं, जो वाकई जिन्हें राइटर कहने को दिल करता है आपको, उनको मुआवजा पूरा नहीं मिलता। 2000, 3000, 4000 मिल गए एक ड्रामे के या एक एपिसोड के, समझ लें। तो वो एक एपिसोड एक दिन में तो नहीं लिखा जाता। हाँ, दिन लगते हैं, दिन लगते हैं, मेहनत लगती है। आप सोचते हैं, हमारे हमसाया मुल्क में आप देखें स्क्रिप्ट की इतनी भरमार है वहाँ कि एक एक चैनल पे 8-8, 10-10, 12-12 स्क्रिप्ट राइटर्स बैठे हुए हैं, और उन्हें जो भी कहते हैं उनके जुमले सुने, उनके अदाकारों को देखें आप। हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री अब बिल्कुल, पहले लाहौर में थी, अब वो जो ये टीवी का भी जो काम है थोड़ा बहुत, वो भी सारा कराची शिफ्ट हो गया। सारा कराची शिफ्ट हो गया। अदाकार भी वहाँ शिफ्ट हो गए। अच्छा सर, इसको मजीद भी इस पे जी। बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, कैसे सब बात कर रहे थे? मैं क्या बात कर रहा था? हम बात कर रहे थे क्वालिटी के हवाले से कि चीज़ों को लिखने वाले के, राइटर्स के हवाले से, कि राइटर्स जो हैं वही मैंने कहा, मुआवजे हमारे यहाँ इतने कम हैं। एक तो कुछ पैसे की भी तंगी है, रेडियो पे भी, टीवी पे भी। टीवी के तो खैर हालात अब ठीक हो गए हैं, रेडियो के भी ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये असल वजह तो ये है कि मुआवजा पूरा नहीं मिलता। मुआवजा पूरा नहीं मिलता तो जाहिर है फिर वो लोग कुछ और काम करते हैं अपना जो शौक। अच्छा, वैसे ओवरऑल हम देखा जाए तो हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं या काम कर रहे हैं ऐसे, उनके साइड बिजनेस है, और वो जरूरी है, क्योंकि हम समझते हैं बड़े लोग ये एक इमेजिन करते हैं कि यार इस फील्ड में बहुत पैसा है, बहुत आपकी लग्जरी लाइफ है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें भी ऐड है। लग्जरी लाइफ है टीवी की हद तक। हाँ, जब तक आप टीवी में या फिल्म के पर्दे पे आते हैं, हाँ, उस वक्त आप खुला खर्च करते हैं क्योंकि पैसे मिल रहे होते हैं आपको। उसके बाद जब आप बूढ़े हो जाते हैं, आप अक्सर देखें
कि बूढ़े हो के बीमार हो के हॉस्पिटल गए हैं तो गवर्नमेंट से इमदाद मांग रहे हैं। सर ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी, बस हमारी हमारे आर्टिस्टों को कभी भी वो एक मुकाम नहीं मिल सका जो हमेशा हम एक तलाश करते रहे हैं। अच्छा, कितने हमारे लेजेंड इस दुनिया से चले गए और जब हम उनका आखिरी टाइम देखा तो यकीन करें खौफ आता था कि यार क्या है कि जिनको हमने देखा बड़ा एक दिल बड़ा टूटता है। स्टार, जिनकी एक लाइफ को देखकर हम लोग यार ये किस तरह की लाइफ गुजारते हैं, इनका क्या लाइफ स्टाइल है, किस तरह से इन्होंने, तो जब हम उनका उस टाइम में देखते हैं बीमारी में, तो जब आप लाखों लोग तरसते होंगे आपके लिए कि भी यार इनके साथ एक सेल्फी बन जाए या सेल्फी बन इनसे जाए, हम एक तस्वीर दफा बन जाए, मुलाकात कर लें, तो जब आप देखेंगे यार एक बंदा बेबस पड़ा है, लाचार पड़ा है और उसकी मदद करने वाला ही कोई नहीं है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब गवर्नमेंट से अपील करते हैं ना हाँ, कि जी और हम सर बीमार हो गवर्नमेंट गए। भी उसके ऊपर कोई इतना खास कोई वो नहीं कर रही होती कि भाई अगर फौरन कोई है तो फौरन से उसके ऊपर कोई एक्शन ले लिया जाए। समझदार इंडस्ट्री वाले वही होते हैं जो हमारी तरह ड्रामों में काम करते हैं, जिनका कोई ना कोई साइड बिजनेस होता है। ऐसे अभी लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया बिल्कुल, कि अब जब ये उन्होंने है। देखा कि हमारे जितने भी पुराने आर्टिस्ट थे, जो फिल्म स्टार थे, उनको जब देखा कि उनकी किस तरह की लाइफ है, तो उन्होंने अपने अपने आप को अब इस तरफ लाने के बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है जो आपने काम करना है, एक अच्छा आपने लोगों को एंटरटेन करना है या अपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आपने इस पेशे को ज्वाइन किया है तो उसमें आप काम करें, लेकिन अपना एक सिलसिला भी रखें कि एग्जैक्टली आपको कभी किसी की जरूरत ना पड़े। यहाँ वो शोबिज होता है सिर्फ, हाँ, असल इनकी उनकी आमदनी वहां से होती है बिल्कुल ऐसे जो है। साइड में कितने कर। आर्टिस्ट रोए कि हमारे पैसे जो हैं वो रुक गए हैं, ड्रामा में हमने काम किया, फलां हाँ, प्रोड्यूसर ने हाँ, हमें पैसे नहीं दिए, फलां के हमारी इतनी पेमेंट रुक गई। है ये सिलसिला है, लेकिन क्या किया जाए, काम तो करना है। हाँ। अब मसलन मैं जैसे आप कह रही थी उसका लिए अपना थकावट का, मैं सुबह रेडियो की गाड़ी घर से लाती थी हम्म। और रात को रेडियो की गाड़ी छोड़ती थी। मैं सोने के लिए जाता था। मुझे बड़े 2 बच्चों का बचपन याद ही नहीं। अच्छा, टाइम नहीं दे सके। टाइम नहीं, सुबह वो सो रहे होते थे तो मैं चला जाता था। जब मैं आता था रात को 11 बजे के करीब, तो उस वक्त वो फिर सो रहे होते थे बड़े। उन हाँ। दोनों बड़े बच्चों को माँ ने पाला। छोटा जो है तीसरा, 2 बेटे और 1 बेटी है। तीसरे को मुझे याद है, उस वक्त तक मैं फारिग हो चुका था अपनी मतलब इब्तदाई शौक से। सही। तो उसको मैंने खिलाया है और मुझे याद है उसका छोटे का बचपन। हम्म। बाकी बड़ों के बचपन मुझे याद नहीं। बड़े तो बाकायदा डरते थे मुझसे कि ये कौन आ गया है दाढ़ी वाला। अभी भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई काम जी बिल्कुल, वगैरह के बिल्कुल। सिलसिले में? बस ये है कि कभी अब फिर इसीलिए मैंने शुरू में मैंने टीवी नहीं किया, मैं रेडियो पे ही रहा। सही। 76 में कुछ थोड़े बहुत किए ड्रामे, फिर मैंने 80s में काफ़ी प्ले किए हैं पीटीवी के भी और प्राइवेट प्रोडक्शंस। तो उसमें ये होता था कि फिर इतना वो नहीं होता था, क्या कहने हैं उसे, रश नहीं होता था काम का। तो वरना शुरू शुरू में तो ये हाल था कि मैं सारा दिन, मुझे तो बल्कि मेरे कुलीग कहते थे कि इतना ना अपनी आवाज़ को तुम चीप करो कि लोग सुनना ही छोड़ दें तुम्हें। मैं कहता था मैं क्या करूं, मुझे बुलाते जो हैं, रेडियो पे कोई फीचर हो रहा है, कोई कमर्शियल के प्रोग्राम आ रहे हैं, कोई कमर्शियल का स्पॉट हो रहा है, हर जगह मेरी आवाज़ होती थी। तो इफ़त मरहूमा हमारी कुलीग थी और बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी ड्रामे की, कंपेयर भी थी रेडियो की। वो फौत हो गई, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे। वो मुझे कहती हैं क्या सर इंसान बन ना, इन्ना ना तू क्या। मैं क्या मैडम मैं की करा, बुलाते ने तो मैं चला जाना। पर ये है कि बंदे को उतना ही काम करना चाहिए जितना उसकी हैसियत उसको इजाज़त दे, या जितना उसका वो होना चाहिए। अच्छा, आप माशाल्लाह से इतना काम किए, जितने भी हमारे अब जूनियर हैं जो इस काम के साथ अटैच होना चाहते हैं, इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखें, जिसको तो होता है ना शौक, और उसको अल्लाह ने कुछ थोड़ी सी हेल्प भी की होती है अल्लाह ताला की तरफ से, उनको तो कहीं जाने की आने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। अभी आप जिक्र कर रही थी कि लोग समझते हैं कि पता नहीं कितनी वो जिंदगी है इनकी पुरतायुश। हाँ।
जिंदगी है, कितना पैसा होगा, कितना पैसा होगा, कितना ये हाँ। एंजॉय करते हैं ये लोग, वो इस ख्याल से आ जाते हैं। उनमें ना टैलेंट होता है, ना उनको कोई शौक होता है इतना, वो सिर्फ दिखावा की सिर्फ उस हाँ। दिखावे के लिए आ जाते हैं, उनका कुछ नहीं बनता। वो सारी जिंदगी एक्स्ट्रा ही रह जाते हैं बेचारे, और फिर आखिर कहीं छोटा मोटा काम करने लग जाते हैं। तो ये तो सही है, जैसे आप कह रहे थे अभी कि बाय चॉइस मैं अपने इस प्रोफेशन में आया हूँ। बाय चॉइस अगर कोई बंदा आए ना, तो उसको न थकावट होती है काम से, ना उसको काम में बोरियत होती है, वो फिर काम करता है, बिल्कुल और दिल लगा के काम करता है। और यही है कि आपको अगर कोई भी फील्ड जो है वो ज्वाइन करनी है तो हाँ, उसके लिए मेहनत जरूरी है, और उसके लिए आपका जो है वो उस काम के लिए फोकस होना बहुत ज्यादा। देखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान को पैदा किया है किसी न किसी मकसद खसूसियत के के लिए, और साथ, किसी न खसूसियत भी किसी हाँ टैलेंट के साथ। हाँ। सबसे पहले तो आप अपना टैलेंट आप पहचानिए। मसलन कुछ लोग होते हैं जिनके में कारोबार का टैलेंट होता है, हाँ। उनको कारोबार करना चाहिए, दुकान पे या जैसे जैसे भी करना चाहें वो। कुछ में जैसे इनको वकालत का था टैलेंट, इनको वकालत दलील होती है, हमें ये था तो हमने ये किया। हाँ। वही बंदा कामयाब रहता है जो अल्लाह की दी हुई नेमत को पहचान लेता है। बिल्कुल, जो उसमें टैलेंट है उसको पहचान। सर बहुत शुक्रिया कैसे साहब, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का वेलकम। मुझे तो एक तो खुशी है कि आपका ये रोहित चैनल ग्राउंड फ्लोर पे आ गया है। ये सबसे बड़ी खुशी है। ग्रैंड साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाजरीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी, हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर माहर इमरान नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं? वेलकम करते हैं अपने न्यू स्टूडियो में आपको। हाँ, बिल्कुल नया स्टूडियो, और माशाल्लाह एक खुशगवार यहाँ पे एहसास भी आ रहा है कि नया ऑफिस और नया स्टूडियो, और ये सारी चीजें जो नई हैं, तो इसलिए अब ज्यादा खुशी हुई। लोग पुराने नहीं, लोग भी नए हैं। लोग नए हैं, इतने पुराने तो नहीं है ना। सही है। अच्छा, जाहिर सी बात है कि आप एक पुरानी जगह से एक नई जगह पे जाते हैं, तो आपकी फिर जो है वो थोड़ा टाइम लगता है आपको उसमें एडजस्ट होने में, है ना? लेकिन अच्छा है, अच्छा है ना ये। लेकिन वो चौथे फ्लोर पे आज सारे खुश हो रहे हैं कि जी अच्छा, मैंने कल स्टेटस लगाया, मुझे इतने कमेंट्स आए इमरान के जी ये आपका अच्छा हो गया, बेहतरीन हो गया कि स्टेयर्स नहीं होगी, अब हम इजीली हम आ जाएंगे। मैं सबको स्टेयर्स की खुशी है। और ये देखें कि इतनी 4 फ्लोर ऊपर आप जाना, खुद बताएं आप रोजाना, लेकिन आपके लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। अब मेरे लिए आप हेल्दी हो जाएंगी बाद में, अगर ये नीचे वाला सिलसिला इसी तरह। नहीं, मैं जिम चली जाऊंगी। अच्छा, फिर ठीक है। आपने आपको फिट रखने के बहुत सारे तरीके हैं। वो वैसे बहुत अच्छा था, स्टेयर्स पे कहते हैं फिटनेस बहुत अच्छी है। ये हमने सुना, ये है। लेकिन मैं गिरी भी तो थी ना, मुझे उससे बुरी यादें भी हैं। अच्छा। लेकिन तो ये बुरा हाल भी किया था ना। जो ज़ईफ लोग हैं, जो बड़ी उम्र के हैं, उनको मुख्तलिफ आज जैसे कैसे नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो वो एक टाइम के लिए हमारे पास नहीं आ पाते थे स्टेयर्स की वजह से, लेकिन ये है कि आज वो आ गया, वो भी बड़े खुश थे। बहुत से लोग खुश होंगे अब माशाल्लाह। मजीद अच्छा, क्योंकि इमरान की बीट क्राइम से भी है, और उसके साथ साथ हम लोग जिस तरह बात करते हैं कचहरी के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, लॉयर्स को भी देख रहे होते हैं। क्या क्या एक्टिविटीज़ आजकल चल रही हैं, क्या सूरत हाल चल रही है? इलेक्शंस की भी हम बात करेंगे। हाँ, देखें, चलो पहले इलेक्शन की बात हम कर लेते हैं। तो कचहरी की हम ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो है हमेशा ये होता है कि इलेक्शन ही रहते हैं। पिछले मैं 10-15 सालों से एक कोर्ट्स की बीट भी देख रहा हूँ, साथ क्राइम को भी। तो इसमें इस वक्त जो सूरत हाल है, जब सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान बार के इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन, उसके बाद पंजाब बार के इलेक्शन, फिर हाई कोर्ट के इलेक्शन, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इलेक्शन, इलेक्शन ये जो होता है ना कचहरी में सारा साल ऐसे ही लगा रहता है। तो ये सीज़न जो होता है ये काफ़ी गहमा गहमी का इसलिए भी होता है कि जनवरी में और फरवरी में, ये इन 2 महीनों में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार्स के इलेक्शन होते हैं। तो ये ऐसे इलेक्शन है, ये सियासी इलेक्शन से भी ज्यादा सियासी हो चुके हैं। आपने भी देखा होगा कचहरी से अब तो आपका रोजाना साथ से आना जाना होगा। हमारे शो में लॉयर आए तो कहते हैं कि मैं इस चीज़ से बड़ा तंग हूँ कि जब इलेक्शन की तैयारियां चल रही होती हैं तो
तमाम लॉयर्स को ना खाना देना पड़ता है। हाँ खाना है। खाना तो मस्ट है ना, जिस लॉयर ने खाना नहीं दिया तो बस है। वाह वो उसकी छुट्टी, लेकिन ये गलत एक चल हाँ, पड़ा ये है गलत ना। चल पड़ा है पंजाब बार सिस्टम। के जो रूल्स हैं उसमें आप खाना नहीं दे सकते, उसमें आप बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स नहीं लगा सकते। सारा कुछ यहाँ उल्टा है। अब कचेरी चौक से गुजरे कितने बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स, हाँ ऐसे ही। पूरे उसके फ्लाईओवर के नीचे बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स हैं। ये हाँ। रूल्स की खिलाफ वर्जी है वैसे। अच्छा, फिर वो हम देखते थे ना अक्सर पोस्टर्स आपकी दीवारों पे, आपके तमाम, मतलब आप अपने इस तरह से कर देते हैं कि बिल्कुल ही दीवारें खराब हो रही होती हैं और आपका माहौल अजीब सा हुआ होता है। तो ये भी और करोड़ों रुपए का है आसमा। हाँ, देखो मतलब आप उसमें कितना जब पैसा हाई जाया कोर्ट करते की हैं। मैं बात करूं, हाई कोर्ट की का इलेक्शन बहुत महंगा है। करोड़ 2 करोड़ से भी ज्यादा महंगा हो गया। 1 करोड़ तक तो आपका डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन हो सियासत गया। कोई भी हो महंगी है। महंगी है हाँ हाँ। लेकिन चाहे वो अब देखें जो lawyers की करोड़ हो। 1 2 3 4 करोड़ खर्च कर रहा है वो निकालेगा भी तो सही ना। जाहिर सी बात है। तो इसलिए ये मामला ऐसे नहीं होना चाहिए। हर साल में नए नुमाइंदे आते हैं नया यहाँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं जितने भी नुमाइंदे सिलेक्ट होते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि वो एक नारा भी लगाते हैं, एक अपना मंशूर भी लेकर आते हैं, क्या वो इतना मैं कल ही इंटरव्यू कर रहा था कुछ बार जो उम्मीदवार हैं उनका, तो एक ही मंशूर पिछले 15 सालों से लेडी लॉयर्स की फलाह होगी, नौजवान वकला की फलाह के अब हवाले तो से। मैं जितने शोज मैंने लॉयर्स के साथ किए तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी एक वकील हूँ। सही है, बैठ बैठ के तजर्बा हो जाता है ना, और देख देख के भी। अब वहाँ अक्सर मेरी फैमिली वाले कहते हैं कि हमारी बेटी डॉक्टर भी है, हमारी बेटी लॉयर भी है। एक एंकर वैसे सारी फील्ड का माहिर होता है ना। तमाम चीजें आ गई। देखो आपने पढ़ना भी होता है, आपको पता भी होता है कौन से मसाइल हैं, कौन से क्वेश्चन करते हैं। तो आपको, और जब सुन रहे होते हो इतने अरसे से माशाल्लाह आप सीनियर एंकर हैं, तो आप तो पूरी बिल्कुल प्रोफेशनल हैं और आप तो स्पेशलिस्ट हैं, बल्कि स्पेशलिस्ट। और हर फील्ड की। ये आप नहीं भी है माशाल्लाह स्पेशलिस्ट ही हैं। देखिए हम तो फिर कोर्ट क्राइम के हवाले से ही बात कर सकते हैं ना, हमें डॉक्टरी का तो नहीं पता। आपने कितने अंदाजा कितने डॉक्टर्स की आपने वो किया होगा लातादाद, मतलब मैंने और हर फील्ड के। हाँ हर फील्ड के। और जो भी यानी कि जो नई बीमारी आती है, हाँ। या मौसम चेंज हो रहा है, फिर आप माहौलियात के बंदे को बिठा लेते हैं। मैं तो क्राइम के हवाले से आप पुलिस वालों से सुन सुन के फिर आप तो सबसे, और मेरा ख्याल है कि यहाँ से रिटायरमेंट के बाद या इसके साथ रहते हुए आपको आर्टिस्ट कभी रिटायर नहीं होता। नहीं, एजेंसियों के साथ भी मुख्तलिफ, आपने एक एजेंसी बना के बैठ जाए, लोगों को मशवरा दें। मुख्तलिफ लोग जो हैं अपने इदारे इंस्टीट्यूट वाले हैं, हमें क्या करना चाहिए। इमरान मशवरा दे रहे हैं बिजनेस। हाँ ये बिजनेस भी वैसे अच्छा है, जब आप किसी भी हर फील्ड को सुन सुन के ना कि ये उसमें लकूने हैं, इस तरह इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो आप सबको वैसे आप वो मैं सोच रही हूँ एकेडमी वाकई बना लूँ, जितने आर्टिस्ट है ना उनको सबको सिखाऊं। ये जरूरी है। या ये करें नए एंकर, नए रिपोर्टिंग स्टाफ, ये वो उनको भी आप वो एंकर कैसे बनते हैं। मैंने अपनी मेमोरी में जो है ना ऐसे इसको नोट डाउन कर लिया। तो मैं आपके इस मशवरे, ये बेहतरीन मशवरा है, मतलब अच्छा मशवरा भी जो है ना वो अच्छे दोस्त ही देते हैं। लेकिन ये है कि जब आप किसी भी बैठक में बैठती होंगी तो जो भी टॉपिक चल रहा होगा उसके आपके पास बहुत ज्यादा मवाद होगा। ये भी तो है ना, मतलब बोल बोल के अभी तरह घर वाले कहते हैं ये चुप करे तो आप बोले। हाँ ये भी एक इश्यू होता है कि जब बंदा बोलना शुरू करता है तो फिर रुकता ही नहीं है कि चुप करेगी, ये चुप करेगी तो हम भी बोल पड़ेंगे, हम भी कोई अपना मशवरा दे देंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा इमरान, इतना हम लोग देखते हैं क्राइम के हवाले से, हम देख रहे हैं कि आए दिन क्राइम जो है वो बढ़ रहा है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। अगर हम पुलिस की भी बात करें कि आज हम देखते हैं कि पुलिस ये इकदाम कर रही है, कुछ अच्छे काम भी कर रही है, लेकिन क्राइम को रोकने में अभी तक नाकाम है। क्या कहेंगे इस बारे में? असमा, अभी जो नए सेंसेस हुए हैं मुल्तान की, मैंने वो देखा तो उसकी आबादी है 53.5 लाख से ज्यादा, 53.5 लाख, और 5200 हमारे यहाँ पुलिस एहलकार हैं, 122 क्लैरिकल स्टाफ है, 122 दर्जा चारम के लोग हैं। ठीक है। अब 5200 लोग 53 लाख को आप वो कर दें कि एक पुलिस वाले के जिम्मे कितने हजारों बंदों की सिक्योरिटी है। और ये अच्छा इस पे बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमें हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया है, उनका तारुफ करवा देते हैं। जी हमारे साथ हैं मंसूरुल हक राना साहब, जो कि CPO DIG मुल्तान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू।
अच्छा सर से आज हम जानेंगे कि मुल्तान के हवाले से जिस तरह अभी हम जो है इमरान से भी बात कर रहे थे कि क्राइम की इस टाइम क्या सूरत हाल चल रही है, जिसके केसेस में मज़ीद इजाफा हो रहा है, क्राइम को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, पुलिस की इस टाइम क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये महकमा किस तरह काम कर रहा है, क्या क्या इनिशिएटिव्स जो है वो ले रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्राइम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पब्लिक से डायरेक्टली कंसर्न टॉपिक है और पब्लिक इससे डायरेक्टली इफ़ेक्ट होते हैं। सो क्राइम मैनेजमेंट जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है पुलिस के लिए, ताकि आवाम को रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। तो क्राइम को कम करने के लिए 2-3 किस्म की स्ट्रेटजीज जो हैं वो अपनाई गई हैं। कुछ सॉफ्ट इनिशिएटिव्स हैं और कुछ हार्ड इनिशिएटिव्स हैं और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गई हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे, आईजी साहब और सीएम साहब पंजाब के हुक्म के मुताबिक, ताकि आवाम को बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड की जाए। सो इनिशियली अगर हम बात करें कि जी जो प्रिवेंटिव एक्शन है क्राइम को कम करने के लिए, उसमें पेट्रोलिंग और पिकटिंग जो होती है हमारी, उसको हमने थोड़ा सा बेहतर किया है। उसमें आईजी साहब पंजाब ने हमें 60 करीब मोटरसाइकिल नए दिए थे जो कि हमने ऐड किए हैं अपने पेट्रोलिंग स्क्वाड के अंदर। इसके अलावा 40 मोटरसाइकिल जो थे जो हमारे दफातर में जो है मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे थे, उनको हमने निकाल के उनको भी पेट्रोलिंग में ऐड किया है ताकि पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और लोगों को एक प्रिवेंटिव सिक्योरिटी के तौर पे लोगों को हम ये पुलिस वैन जो है ना उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो। दूसरा जो हम काम कर रहे हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी के हवाले से, उसमें स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बन रहे हैं जिसके अंदर के सीएम साहब, उनकी पूरी कैबिनेट आई थी, उन्होंने हमारा थाना सदर जो मुल्तान है उसको विज़िट किया था। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस के बारे में मैं लोगों को थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ कि ये क्या होते हैं। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन एक पुलिस स्टेशन का ऐसा मॉडल है जिसके अंदर पब्लिक की सहूलत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह बनाया जाता है कि पब्लिक का जहाँ जहाँ इंटरेक्शन होना है थाने के अंदर, वो हर जगह पे कैमरास लगे होते हैं। सही। और वो हर मूवमेंट जो है पब्लिक की वो वॉच में होती है और वहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा बनाया जाता है। उसको कॉर्पोरेट सेक्टर के तरीक़ेकार के मुताबिक होता है कि पब्लिक जब आती है, उन्होंने जितने भी किसी ने कंप्लेंट्स दर्ज करनी है, क्यूमेटिक मशीन होती है, उस पर वो अपना प्रॉब्लम बताते हैं, प्रॉब्लम बता के वो पंच करते हैं, उनको एक टोकन नंबर मिल जाता है। उसके बाद एक वेटिंग रूम में वो बैठ जाते हैं जहाँ पे स्क्रीन लगी होती है। उस स्क्रीन के अंदर जो है उनका नंबर, वो अपने टोकन का वेट करते हैं। सही। जब उनका टोकन नंबर आता है तो सामने उस टोकन्स के हवाले से जो है ना लोग बैठे होते हैं जो उनको अटेंड करते हैं, वो अपने नंबर पे जाते हैं अपने आदमी के पास जहाँ पे उनका नंबर आता है और वो आदमी उनको अटेंड करता है। सही। और उनकी जो कंप्लेंट है उसका इंदराज किया जाता है कंप्यूटर में और उनकी भी उनको रसीद दी जाती है और उस रसीद के साथ उनके जितने भी इसमें राइट्स हैं वो उनको बताए जाते हैं कि आपके ये राइट्स हैं। और प्लस उसके ऊपर एक फीडबैक का सिस्टम भी है कि वो उसको स्कैन करें और अपनी फीडबैक दे सकते हैं। इस सारे प्रोसेस के अंदर कहीं उनके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं हुई, उनको अच्छा ट्रीट किया गया। और वो जो फीडबैक है वो हमारा ऑफिस भी मॉनिटर करता है और आईजी ऑफिस भी मॉनिटर करता है। ठीक हो गया। सो पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए ये एक नया इनिशिएटिव है और इस पे गवर्नमेंट जो है अभी मजीद पैसे भी दे रही है। 5 थाने हम कन्वर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, मुल्तान में, और अब 11 थाने मजीद जो हैं वो इस पे शिफ्ट हो रहे हैं। विद इन नेक्स्ट मंथ जो है ना ये 11 थाने मजीद जो हैं इसमें ऐड हो जाएंगे, इसी पैटर्न पे बन जाएंगे। ठीक हो गया। उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस भी हो रही हैं कि वो फ्रंट डेस्क पे लोग बैठे होते हैं, उस पर वो टोकन नंबर चलते हैं, वो सारा सिस्टम, ताकि आवाम को बहुत ज़्यादा जो है ना वो सहूलत दी जा सके। इसके अलावा जिनकी हवालात हैं वहाँ भी कैमरे लगे होते हैं ताकि किसी किस्म का पुलिस तशद्दुद या हाई हैंडनेस ऑफ पुलिस की जो कंप्लेंट्स हैं। हाँ सर, हमेशा पुलिस की बिहेवियर से जरा लोग जो है वो खौफजदा रहते हैं। सो ये जो लोग हैं ये जो हैं इनको भी नया भर्ती किया जा रहा है जो इनको अटेंड करते हैं। सही। और वो कंप्यूटर लिटरेट लोग हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उन वो अब आवाम को अटेंड करते हैं। और जो मुहर्रर या जो रवायती एक पुलिस स्टेशन होता था वो उसको इसमें रिमूव कर दिया गया। सही। वो पुलिस स्टेशन की बैक साइड पे बैठता है। ठीक है। और अब फ्रंट साइड पे ये फ्रंट डेस्क बने हुए हैं जिसपे के बड़े पढ़े लिखे लड़के जो है ना वो बैठे होते हैं और आवाम को वो अटेंड करते हैं। अच्छा सर, ये बेहतरी भी है कि जिस तरह एक पूरा एक पुराना, जिस तरह आपने कहा कि रिवायती एक निज़ाम चलता आ रहा था, उसको चेंज होने की ज़रूरत थी क्योंकि लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही थी। अच्छा, जिस तरह कहीं पे भी कोई क्राइम होता है तो वहाँ पर हमेशा लोगों की ये शिकायत रही है कि 158 जब भी हम कॉल करते हैं
तो हमें कोई फ़ौरन उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिस तरह मिलना चाहिए, या लोगों का उस तरह का जो पुलिस का एक रवैया है वो उल्टा हम लोगों पर ही आ जाता है कि चाहे हम चाह रहे तो इंसाफ मिले, वो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा होता, मजीद हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल, इसके अंदर भी थोड़ी सी बेहतरी लाई जा रही है कि एक जो सॉफ्ट इनिशिएटिव्स हैं पंजाब पुलिस के, उसको कि जितने भी स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन हैं, ये तो उसमें हर पर्चे के इंदराज की टाइमलाइंस हैं कि जब एक आदमी एप्लीकेशन सबमिट करेगा थाने में, तो उसके अंदर अगर चोरी की या डकैती की उसकी एप्लीकेशन है, तो उसका 8 आवर्स की टाइमलाइन है कि 8 आवर्स में उसके एफआईआर रजिस्टर जरूर हो जानी चाहिए। अगर वो 8 आवर्स में दर्ज नहीं होती तो फिर हम उसको चेक करते हैं, उसकी एक कंप्लेंट बन के सिस्टम के जरिए मेरे पास आ जाती है और कंसर्न एसपी के पास आती है। फिर हम एसपी से पूछते हैं कि इसका एफआईआर दर्ज क्यों नहीं, और अगर किसी ने उसमें डिले किया है तो उस पर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं, ताकि आवाम की जो सबसे बड़ी शिकायत थी कि पुलिस पर्चा दर्ज नहीं करती, वो हमने अब कम्प्लीटली एड्रेस कर दिया गया है कि अब ऐसी कोई शिकायत नहीं आती। नहीं तो हमें मेजॉरिटी लोग तो इस बात पे सिफारिश करते थे या अप्रोच करते थे कि हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, मगर अब ये कंप्लेंट आनी बंद हो गई है हम तक कि जी वो अब जो भी आदमी वापस आता है हम उससे पूछते हैं कि आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है, तो वो फौरन बताता है जी बिल्कुल एफआईआर दर्ज हो गई थी हमारी और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और वो एफआईआर हमें दे देते हैं। उसके बाद फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हम उसको फिर देख लेते हैं, अगर उसका जो भी अप्रोप्रिएट फोरम होता है उस पर रेफर कर देते हैं। मगर एफआईआर रजिस्ट्रेशन की हद तक जो कंप्लेंट थी पब्लिक की, उसको मैं समझता हूँ कि 97-98% तक एड्रेस कर लिया गया। इट इज़ नो मोर एन इशू। और ये भी स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का पार्ट है कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन बड़ी प्रॉम्प्ट होनी चाहिए और उसमें किसी आवाम को किसी किस्म का मुश्किल ना हो। मगर नेचुरली इसकी एक फ्लिप साइड भी है कि फिर लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। ये तो बहुत ज़्यादा है ऐसा झूठा। सो उसको फिर अगर तो जो कंप्लेनेंट है वो नामालूम मुल्जिम के खिलाफ पर्चा दर्ज करना चाहता है तो वो तो फौरन दर्ज हो जाता है, मगर अगर वो नामजद कर देता है कि मुझे फलां के खिलाफ पर्चा दर्ज करना है, तो फिर उसको भी ज़रा हम सुन लेते हैं, उसको फिर थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते हैं ताकि किसी के खिलाफ झूठा पर्चा दर्ज ना हो जाए। और फिर जाहिर है लोगों की रेपुटेशन भी ख़राब होती है कि झूठा पर्चा दर्ज हो जाए, उसको हम थोड़ा देखते हैं। मगर अब इसमें बड़ी स्विफ्ट है एफआईआर रजिस्ट्रेशन। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं मुल्तान में किस तरह के चैलेंजेस हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं और जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है? चैलेंजेस तो देखिए इस तरह है कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मैं समझता हूँ कि मैं 2012 में भी यहाँ पे पोस्टेड था एज एसपी कैंट, तो उस वक्त ये एक सेमी अर्बन सिटी था, मगर अब ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है। आप देखें कि इसकी नॉर्दर्न साइड पे बहुत ज़्यादा वो जो है ना एक्सपेंशन हो गई है, मुल्तान शहर की डीएचए बन गया है, और इसके अलावा भी मशरूम ग्रोथ ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ है, वापरा टाउन है, बुच विलाज है और बेतहाशा सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। और फिर साउथ पंजाब का हेडक्वार्टर बनने की वजह से भी यहाँ पे इंटरनल माइग्रेशन हुई है, इर्द गिर्द के जितने शहर थे वहाँ से लोग आ गए हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बहुत बन गए हैं, उसकी वजह से यहाँ पे अब पॉपुलेशन भी अब तकरीबन 5 मिलियन हो चुकी है इसकी। मगर जो पुलिस के रिसोर्सेज हैं वो उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़े, जो 2012 में थे तकरीबन वही रिसोर्सेज अब हैं, जबकि जो है कोर्ट्स की प्रेजेंस ज़्यादा हो गई है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यहाँ बैठते हैं, एडिशनल आईजी साहब जो हैं साउथ यहाँ बैठते हैं, इसके अलावा भी बेतहाशा दफातर जो है ना मजीद खुल गए हैं साउथ के हेडक्वार्टर होने की वजह से। तो पुलिस पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच हो गया, मगर रिसोर्सेज जो पुलिस के हैं वो उतने नहीं बढ़े। मगर फिर भी हम इसको पूरी तरह मैनेज करने की कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से हर चीज़ को हम करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ भी आपके सामने है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा अब पहले की निस्बत हो चुकी हैं, मगर इंशाल्लाह कर रहे हैं कोशिश। अच्छा सर, क्योंकि चोरी, जिस तरह हम पहले क्राइम की बात कर रहे थे कि चोरी डकैती के वाक़यात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब अभी अब तो ये है कि राह चलता बंदा जो है वो अगर पैदल भी जा रहा है तो वो खुद को सिक्योर फील नहीं करता। इस हवाले से क्या आपके इक़दाम चल रहे हैं? अब ये जी, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि अब ये मेट्रोपॉलिटन शहर बन गया है, तो जिस तरह बड़े शहरों में एक मोबाइल स्नैचिंग की वारदात होती है कि मोटरसाइकिल पर जाते जाते लोग स्नैच कर लेते हैं, वो इसको हम पुलिस की ज़ुबान में झपट्टा कहते हैं कि झपट्टा मार के वो ले जाते हैं। ख़वातीन के बैग्स जिस तरह कराची वगैरह में पहले होता था, तो अब ये ट्रेंड जो है मुल्तान में भी आना शुरू हो गया है। उसके लिए देखें, ये जो एफआईआर रजिस्ट्रेशन की 100% हमने की है, उसमें इससे काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि जब पुलिस वर्किंग करती है तो फिर
FIR रजिस्टर नहीं करती तो फिर जो ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं उनके खिलाफ रिकॉर्ड नहीं बनता। तो अब रजिस्ट्रेशन चूंकि ज़्यादा हो रही है तो इसका इम्पैक्ट जो है ना इसके ऊपर डेफिनेटली आएगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता जब क्रिमिनल्स हम पकड़ रहे हैं, अब जो डकैती के केसेस हैं मुल्तान में इस वक्त तकरीबन उसमें 80% लोग हमने पकड़ लिए हुए हैं। इस तरह रॉबरी के केसेस में 40% के करीब। सर फिर सबसे बड़ी बात कि एक तो चोरी और डकैती के वाकयात चल रहे हैं, फिर कत्ल के वाकयात भी उसी तरह ही बढ़ रहे हैं। अब ये दो डिफरेंट किस्म के क्राइम है। एक है क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो जिसका मर्डर वगैरह है या अटेम्प्टेड मर्डर होता है 324 वगैरह के। दूसरे होते हैं क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। पुलिस इन दोनों क्राइम्स को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखती है। सही कि क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो है वो लोगों के आपस में एनमिटी होती है या वो पर्सन टू पर्सन होता है, A वर्सेस B होता है। मगर जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है उसमें जनरल लोग जो है ना इफेक्ट होते हैं। तो हम ज़्यादा उसको तवज्जो करते हैं क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी को, क्योंकि उसमें पब्लिक एट लार्ज जो है वो इफेक्ट हो रही होती है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन तो मेरे एक आदमी से झगड़ा हो रहा है या A आदमी का B आदमी से झगड़ा हो गया है, किसी वजह से वो डिस्प्यूट हो गया, तो वो उनका आपस में होता है। मगर जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है वो आवाम इन जनरल से इफेक्ट होती है। तो उस हवाले से मैंने पहले अर्ज़ की कि हमने पेट्रोलिंग में जो है ना उसमें इजाफा किया है। उसमें डॉल्फिन्स के कुछ मोटरसाइकिल थे वो ख़राब थे हमारे काफ़ी अरसे से, उनको हमने ठीक कराया। इसके अलावा भी जो मोटरसाइकिल्स हैं उनकी रिपेयर करा के उनको अब पुलिस की प्रेजेंस को बढ़ाया है। अब मज़ीद कुछ मार्केट्स हैं जो बड़ी मार्केट्स हैं उनको भी हम डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ हमारी एक मीटिंग होनी है, आज या कल में होगी। उसमें हमने विज़िट करके कुछ मार्केट्स में हम एक स्पेशल पेट्रोलिंग लगा रहे हैं ताकि उन मार्केट्स में गाड़ियों का और मोटरसाइकिलों का फ्लो बंद कर देंगे और लोगों को, पब्लिक को पैदल उसमें वो घूम फिर सकेंगे। उसमें पुलिस की प्रेजेंस भी होगी ताकि पब्लिक सेफ भी फील करे। जिस तरह के ब्रांड रोड वगैरह है या जहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो हमारा प्लानिंग चल रही है। इंशाल्लाह वो आप चंद दिनों में देखेंगे मुल्तान में एक चेंज आएगी दोबारा। चलें जी इंशाल्लाह। अच्छा इमरान, आप भी जो है वो इस बीट को देख रहे होते हैं, क्या देखते हैं लोगों का क्या रद्द अमल है? अब जाहिर सी बात है माशाल्लाह पुलिस की अगर महकमे की तरफ से इतनी एक्टिविटीज़ चल रही हैं और वो लोगों के लिए आसानियाँ कर रहे हैं। देखें आसमा बड़ी ज़बरदस्त बात की है, सारा दिन जो पुलिस के साथ ही हमारा रहता है रब्ता। सबसे पहले CPO साहब के आने का जो हमें फ़ायदा भी होगा, एक तो CM साहब ने एक नोटिस लिया, 6 लोग लाहौर में जान की बाजी हार गए गाड़ी में, वो कम उम्र ड्राइवर था, उस वजह से ऑपरेशन चला, पूरे पंजाब में ये चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक ही बात करूँगा कि मुल्तान में कल भी हम देख रहे थे अदालतों में भी बड़ी तादाद में कम उम्र बच्चों को लाया गया। हवालात में भी हमने देखा छोटे छोटे बच्चे जो कम उम्र ड्राइवर मोटरसाइकिल वाले ख़ास तौर पे, तो इनके खिलाफ FIR का अंदराज हो रहा है। तो इसमें कोई और डिसिप्लिन बनाया जाए, यानी FIR जिसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी एक जजमेंट भी आई कि इन नौकरी जब मिलने लगेगी तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाएगा। अच्छा, फिर बच्चों की भी साइकोलॉजिकल, तो अगर इनके खिलाफ अगर FIR दर्ज होती है और ये कम उम्री वाली, जो कि गलत है, होना भी चाहिए। यहाँ नसीम सादिक साहब थे, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान उस वक्त होते थे, उन्होंने ये एक लारी अड्डा था जो डेरा अड्डा था, वहाँ से बसों को निकाला और SOP उन्होंने कायम की कि जो बस वाला या वैगन वाले रुक जाते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, नहीं निकलेगा तो उनकी गाड़ी को 10 दिन के लिए बंद कर लिया जाता था। अगर इस तरह का कोई डिसिप्लिन हो जाए कि जो मोटरसाइकिल है वो 10 दिन के, यानी FIR का अंदराज ना हो, बच्चों का मुस्तकबिल एक दाव पे लग रहा है, जिसका नाम एक क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ रहा है और उसमें आप जो FIR हो रही है वो भी ये हो रही है कि रैश ड्राइविंग की 279 की, इस तरह की FIR हो रही हैं। तो ये बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे है। वालदैन से भी बात हुई, वुकला से भी हुई और लोग परेशान भी हैं कि हमारे बच्चे जो हैं इस ये आपकी बात ठीक है कि ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है बच्चों के हवाले से, मगर एट द सेम टाइम देखें ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब ऐसा बच्चा जो कि गाड़ी चला नहीं सकता या मोटरसाइकिल चला नहीं सकता, उसको वो रोड पे एक मशीन लेके पहुंच जाता है, तो वो फिर उस सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस जो है ना वो होता है, क्योंकि वो फिर एक्सीडेंट का बायस बनता है। उसमें जो पेडेस्ट्रियन है जो उनका कोई कसूर नहीं है, वो रोड पे फिर रहे हैं, या कोई और गाड़ी वाला है या मोटरसाइकिल वाला है जो अपने रूटीन में अपने लीगल तरीके से जा रहा है, उसको डैमेज करता है, उसकी लाइफ एट रिस्क होती है, पेडेस्ट्रियंस की लाइफ एट रिस्क होती है। तो एक तरफ तो इन बच्चों का मुस्तकबिल की बात करें नौकरी पे, दूसरी साइड पे जो है लोगों की जान जो है या उनकी लाइफ एट रिस्क है। तो देन यू हैव टू चूज बिटवीन कि आपने एक लाइफ को बचाना है
या आपने एक बच्चे के मुस्तकबिल की बात करनी है जो कि इलीगल काम कर रहा है, तो उनके पेरेंट्स को भी तो सोचना चाहिए जो उसको मोटरसाइकिल या कार दे के सड़क पे रवाना कर देते अच्छा, हैं। यहाँ पेरेंट्स की जिम्मेदारी सर वाकई बनती है कि हमारे यहाँ जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल से अपने साथ में बहन भाइयों को भी बिठाया हुआ होता है उन्होंने, और वो जी बड़े मजे से जा रहे हैं तो उनको नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से किधर से कैसे निकलना है। तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स को देखते हुए वो फॉलो करते हैं और उसके बाद जो है वो बाइक उनके हाथ में थमा दी जाती है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं लेके ऑफिस वहां नहीं पहुंच सकते, स्कूल नहीं पहुंच सकते, तो बच्चे खुद ही अपने बहन भाइयों को लेके घर जा रहे थे। तो रोड एक्सीडेंट में ये बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन FIR के हवाले से कोई मेरा ख्याल है बयान अल्फी होता है, वो गाड़ी को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा इस तरह का मुल्तान पुलिस भी अगर ये इस तरह की बात हो जाए और वजीर साहब तक भी ये प्रोग्राम जाएगा। किया हमने इनिशियल 2 डेज में यही किया जो आप फरमा रहे हैं कि हमने उनके पेरेंट्स को बुलाया, उनके एफिडेविट लिए कि ये आपका बच्चा जो है ये सड़क पे फिर रहा था और ये डेंजरस है, इसके पास लाइसेंस नहीं है, ही इज़ अनएबल टू ड्राइव इट प्रॉपरली। मगर 2 दिन की इस एक्सरसाइज के बाद भी बेतहाशा लोग थे जो कि फिर सेंसिटाइज नहीं होते, तो फिर इस ट्रेनिंग और इस एक्सरसाइज के बावजूद फिर जो लोग नहीं बाज आ रहे थे फिर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अभी देखते हैं अगर गवर्नमेंट इसकी पॉलिसी बनाती है तो, क्योंकि ये तो एक कलेक्टिव इशू है पब्लिक का, और गवर्नमेंट अगर इसमें समझती है कि इसमें कोई और तरीक़ाकार जो है ना अपनाया जा सकता है, हम तो एज पर लॉ चल रहे हैं, जो कानूनी प्रोविजन है उसके मुताबिक चलते हैं, और उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है और उनसे बार बार डिस्कशन भी की जाती है। और हमें भी दुख होता है कि ज़ाहिर है बच्चों के खिलाफ अगर FIR रजिस्टर होती है तो हमें कोई उसकी खुशी तो नहीं होती, मगर फिर पब्लिक की जो ओवरऑल सेफ्टी है या इस सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है उसको भी मद्देनजर रखना पड़ता है। तो कई दफ़ा आपको जो है ना वो सख्त फैसले करने पड़ते हैं, मगर इसको देखते हैं इंशाल्लाह जो भी इसमें बेहतरी लाई जा सकती है वो करते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं कि स्पेशली बच्चों को ना फ़ौरन से आपने जो है वो गाड़ी भी दे दी, गलत है अच्छा फ़ौरन आपने बच्चों को जो है वो बाइक भी दे दी, ठीक है जी आसानियाँ हो गया, फिर बड़े प्राउडली हम कह भी रहे होते हैं कि देखिए जी हमारा बच्चा जो है वो गाड़ी चलाने लग गया है, हमारा बच्चा बाइक चलाने लग गया। लोगों के लिए रिस्क है। और यहाँ मुल्तान की आबादी 53 लाख है और आपके जो लाइसेंस देखें तो उस लाइसेंस की जो शरह है बहुत कम है। अच्छा सर, लाइसेंस के हवाले से भी हम देखते हैं कि हमारे जिस तरह लाइसेंस को बहुत सारे लोग जो हैं वो आसान उसमें भी देखते हैं ना कि लोगों के लिए आसानियां भी हैं और तरीके से अपना के आपने लाइसेंस बनवा लिया और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जी इस पे भी चेक एंड बैलेंस जो है वो बड़ा जरूरी है। उस पे भी काफ़ी चेक एंड बैलेंस है। अब जो लाइसेंस की जो बनता है उस पूरे प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। सही है। और जब जितने भी टेस्ट होते हैं उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। और अब हमने जो खिदमत मरकज़ में भी इसको ऐड किया है, खिदमत मरकज़ में हमने वो उनके टेस्ट के लिए टैब लगा दिए हैं कि वो आदमी आए तो वो अपना टेस्ट दे तो वहाँ पे भी दे सकता है। मगर इस सारे प्रोसेस को हर जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है, मगर इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि कोई परफेक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत हो जाती है, मगर अब पहले से इसमें काफ़ी कमी है जो ये फेक लाइसेंस बनते थे। और फिर इसकी जो प्रिंटिंग है उसके ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंसेस आएगी। सारी प्रिंटिंग जो है लाहौर से होती है और फिर लाइसेंस जो है जब जाता है प्रिंटिंग के लिए तो लाहौर से फिर डिस्पैच होता है, वो उस आदमी के घर पे पहुँचता है। सही। ताकि बाई हैंड अगर किसी आदमी को लाइसेंस कोई आदमी दे रहा है तो इसका मतलब वो फेक लाइसेंस है। वो अब बाई हैंड घर के एड्रेस पे आता है जो प्रॉपर लाइसेंस है। उसके अंदर भी काफ़ी बेहतरी लाई गई है और अब मज़ीद उसमें मेरे चेंजेस हो रही हैं। अभी जो मुझे IG साहब के ऑफिस से पता चला था कि इस पे काम हो रहा है, DIG ट्रैफिक काम कर रहे हैं, इसको मजीद इसमें सिक्योरिटी और सेफ्टी को ऐड किया जा रहा है। सही। अच्छा सर, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी हम लाजमी बात करेंगे कि हमेशा हम देखते हैं कि यहाँ पर हम ये देखें कि रात को अगर 9 भी बज रहे हैं ना, 8 भी बज रहे हैं तो ख़वातीन जो है स्पेशली उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, स्पेशली अगर वर्किंग वूमेन है तो उसके लिए भी। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है आप लोगों की कोई एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कोई काम हो रहा है? मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ कि एक तो मैंने 2-3 SOs भी लगाई हुई हैं ख़वातीन पुलिस। इसके अलावा हर थाने में हमने विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स लगाई हुई हैं। ख़वातीन पुलिस जो है ना हर थाने में मौजूद होती है शिफ्ट्स में। इसके अलावा वुमेन पुलिस स्टेशन भी मौजूद है जो कि ख़वातीन को एक सेपरेटली देखता है। ताकि अब जो ये जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बन रहे हैं उसके अंदर भी वो एक अलग रूम है ताकि ख़वातीन को अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ जाएँ तो दे शुड फील वेरी सेफ और उनको वहाँ पे ख़वातीन ही अटेंड करें और ख़वातीन के बाद पूछें। और इस तरह इसके अलावा जो हमने पेट्रोलिंग इंक्रीज़ की है वो ज़ाहिर है फिर पुलिस की प्रेजेंस जब थोड़ी ज़्यादा होती है तो पब्लिक ओवरऑल सिक्योरिटी तरह बेहतर फील करती है। तो इस तरह हमने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं जिसमें ख़वातीन की और जो है ना सिक्योरिटी को मद्देनजर रखा जाता है।
और वुमेन एम्पावरमेंट की बात है। इसके अलावा हमने अब तहफ़्फ़ुज़ सेंटर एक बनाया है जो 9 नंबर चुंगी में हमने बनाया नया। उसमें जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं जैसे ख़वातीन हैं या ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए भी एक अलग एक स्टेशन बनाया गया है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम अदरवाइज हो, क्राइम से रिलेटेड ना भी हो, वैसे सोसाइटी में उनको थ्रेट फील कर रहे हो या सोसाइटी में अदरवाइज कोई इशू है, कोई हरासमेंट की हरासमेंट है या घर में कोई इशू है या वर्क प्लेस पे कोई इशू है, तो वहाँ भी वो रिपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट बनाया गया है और वहाँ पे बड़ा अच्छे तरीके से ख़वातीन हैं, उसकी इंचार्ज भी खातून है और वो इस किस्म के जो सोशल इश्यूज़ हैं जो ख़वातीन फील करती हैं या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, उन दोनों के लिए वो है। या इवन बच्चे भी वहाँ पे जाके कोई ऐसी बात रिपोर्ट कर सकते हैं और वो एक डिफरेंट माहौल है, वो अदर देन पुलिस स्टेशन है। तो ये थोड़े बहुत इनिशिएटिव्स हैं जो हमने वुमेन एम्पावरमेंट और ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए हमने लिए हैं। चलेंगे, ये अच्छी बात है। बहुत सारी चीजें जो है ना अब वाक सेंटर बहुत अच्छी अच्छा हो रही है। प्रोग्राम है, बहुत अच्छा इनका। वो ख़वातीन को तो हर चीज़, यानी वहाँ मेडिकल की भी सहूलत मिलेगी, आप साइकोलॉजिस्ट भी वहाँ पे आपको मुयसर होगा, लीगल आपको वकील भी फ्री में मिल जाएगा। यानी कि ये बहुत ज़्यादा सहूलियत है जो लोगों को मेरा ख्याल है कम पता है, लेकिन मुल्तान पुलिस की तरफ से ये वाक सेंटर जो है ना वीमेन के हवाले। अच्छा सर, इसके ऊपर भी हम लोग कल भी सुहिरा से इस बारे में बात हो रही थी कि जिनके ऊपर जो है हम बात करते हैं कि जाति के जो वाक़यात होते हैं उसके हवाले से कोई इस तरह का जो है वो सेल मौजूद होना चाहिए जिस पे फ़ौरन ख़वातीन के लिए स्पेशली कि उस पर काम किया जाए। उस पर उनको मेडिकल के हवाले से जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जी, इसमें भी काफ़ी काम हुआ, इस पर नया लॉ आ गया। ठीक है। और उस लॉ के तहत जो है अब अगर सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो या इस तरह का रेप का केस हो, उसको मेल ऑफिसर्स अकेले हैंडल नहीं कर सकते। सर, इसको कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और इसके साथ की जो है जो सीपीओ साहब को इमरजेंसी जाना पड़ा, उनसे बहुत सारी बातें हमारी जो हैं वो अधूरी रह गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर उनको मौका देंगे और फिर उनको बुलाएंगे और फिर बहुत सारी बातें करेंगे। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे है आसमा, जो अभी लास्ट टाइम सीपीओ साहब से भी बात हो रहे थे और उन्होंने भी कहा कि हम पॉलिसी इस हवाले से रिवाइज भी करेंगे और ऊपर भी बताएंगे कि जो FIR हो रही हैं छोटे बच्चों पे, एक तो हम जो है ना यूरोप वाला एक स्ट्रक्चर चाह रहे होते हैं कि यूरोप की तरह कहते हैं ऐसे हाँ सारा सबूत हो जाए और हमने नाफिज कर दिया कि भाई छोटे बच्चे कम उम्र ड्राइवर जो हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अब जितने भी स्कूल हैं उनके बाहर वार्डन वाले जो हैं वो खड़े होते हैं और ले आओ, आप देखें कि सारे बच्चों को जिसकी उम्रें, लॉ की खिलाफ वर्जी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें आसमां कोई बयान हल्फी, कोई मौके का जुर्माना, आप देखें कि हम जब सफ़र करते हैं ना मोटरवे पे, इतने हैवी जुर्माने कर दिए। आप बड़ी बस पे भी आप इस्लामाबाद लाहौर जाएं तो वो 100 किलोमीटर 110 से ज़्यादा नहीं चलती, 200 किलोमीटर फी घंटा गिरफ्तार से हम जो सोच रहे थे ना कि 3.5 घंटे में 4 घंटे में हम लाहौर पहुंच जाएंगे, तो हम नहीं पहुंच पाते, वही 5 घंटे में ही हमें लाहौर। और अच्छी बात है, यानी कि लोगों की जो जिंदगी है महफूज है। अब हुआ क्या है कि उस रोड पे एक्सीडेंट हुआ क्या, FIR नहीं कर रहे, वो हैवी जुर्माने कर रहे हैं। जब हैवी जुर्माने होंगे मैं क्यों गाड़ी भगाऊंगा, मुझे पता है मैंने 5,000 8,000 की ठुक जानी है मुझे। अच्छा, ये तो वाकई गलत है, इस पे तो हम उनसे बात भी इसी लिहाज से करना चाह रहे थे कि ठीक है, डिसीजन आपको बिल्कुल सख्त डिसीजन लेने चाहिए, लेकिन आपको ये भी देखें कि हमारे जो बच्चे हैं स्पेशली उनको साइकोलॉजिकल, उनको कितने उन चीज़ों से ट्रॉमा से हवालात में अब पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं, हवालात में पूरा दिन, अगले दिन कचहरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेंटली उनको एक हो गया प्रॉब्लम। उसके बाद जो FIR हो रही है, आसमा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जिस बच्चे पे जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड में आता है कि तेज रैश ड्राइविंग और 279 की FIR दे के, इसमें जिस पे FIR होगी उसके नौकरी नहीं मिलेगी, वो बाहर नहीं जा सकता। तो इन चीजों को देखें कितना सख्त हो गया है। जो बच्चे पूरी जिंदगी पढ़े और एक FIR का पीछे CDR उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए, वो तो रुल गया बेचारा। ऐसे ही है। तो ये क्या करें, सजेशंस हैं, हम तो यहाँ बैठ के सजेशन हुकूमत को, हुकूमत पंजाब को और बाकियों को दे सकते हैं। हम कहते हैं कुछ ऐसी चीजें जो जिसमें थोड़ी अगर आप नरमी हो जाए। देखें कि अब एक वालिद है, किसी बाहर मुल्क रहता है और पीछे उतने ज़राए नहीं है, इनकम नहीं है कि बच्चे स्कूल जाएं आएँ, कम उम्र को मोटरसाइकिल दे देते हैं, सारे इस तरह हम रूटीन चल रही है। या तो हर गली में कोई बस लेवल कोई इस तरह का सिस्टम हो, पिकअप हो जाए,
छोड़ें, स्कूलों में गाड़ियां अपनी हो जो घरों से ले आए छोड़ाएं, फीसें बढ़ा दें, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए, वो है वही बात आ जाती है ना इमरान, हमारे पास वसाइल नहीं है ना। देखें, महंगाई है, बेरोजगारी है, फिर हमारे मसाइल टोटली डिफरेंट है। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जितने मसाइल हैं, हम उन पे अगर छोटे छोटे घर की देखना शुरू करें ना, तो हम कहेंगे यार हमारे मसाइल तो है ही नहीं जितने लोगों के मसाइल हैं। अच्छा, फिर जितनी गुर्बत अब बढ़ती जा रही है, उसमें इजाफा होता जा रहा है, लोग तो उसमें अपनी आसानियां देखेंगे ना, जिसमें वो खुद कंफर्टेबल फील करेंगे। मैं ये नहीं, हम क्राइम को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि बच्चे जो बार मशीन लेके अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी, कुछ पॉलिसी कुछ इस तरह की बना लेनी चाहिए, गाड़ियों को बंद कर दें, उनके ऊपर एफआईआर, खुदा रहा उनके ऊपर एफआईआर करके उनका मुस्तकबिल तारीख ना करें, ना वो बाहर जा सकेंगे, ना वो मुल्क में नौकरी ले सकेंगे। तो इस बात पे उनके वालिदैन को बुला के बयान अल्फिया। अच्छा, ये तो हमारी रियासत ही, अभी जिस तरह हम बात करें कि वज़ीर आला साहब जो हैं मोहसिन नकवी साहब ने इस पे ऊपर एक्शन लिया है, और जिस तरह उन्होंने इस चीज़ पर अभी ध्यान दिया, तो ये तो वाकई अब पुलिस ने तो वही काम करना है जो उनको ऊपर ऑर्डर्स होंगे, और उसके बाद फिर जो है वो काम। लेकिन जाहिर सी बात है ये चीज़ें तो उनको भी सोचनी चाहिए ना कि जो चीज़ें हम आज कर रहे हैं, ये क्या आया हमारे लिए आगे बेहतरी होगी, हमारे लिए मजीद मसाइल पैदा करेगी। एक मकसद तो इस तरह एक बच्चा जो है वो फिर आज अगर उसको क्राइम में हम करेंगे तो उसका तो माइंड बन जाएगा कि अच्छा यार ठीक है, अगर ये कर सकता हूँ तो मैं बहुत कुछ और भी कर सकता हूँ। एफआईआर नहीं होने चाहिए, लेकिन देखे ना कानून पे अमल दरामद भी करवाना चाहिए। छोटे बच्चे लोगों के लिए रिस्क है, सख्त जुर्माने हो ना, हम लोग जुर्मानों से डरते हैं। ऐसे है, जब 10,000 का जुर्माना लग जाए उसी बच्चे के हेलमेट की देख ले मिसाल, जब उनके 2,000 का है, उन्होंने कहा ना जुर्माना बन रहा है, तो लोगों ने अब हेलमेट जो है वो पहनना शुरू कर दिया। 2,000 का, तो जब आप इस तरह की पॉलिसी इख्तियार करेंगे जिसमें लोगों के लिए ठीक है, थोड़ा सा ना हो, बस बच्चों को इस पे रिवाइज करना चाहिए, इस पे कि छोटे बच्चे हैं उनकी मोटरसाइकिलें पक्की बंद कर दें, एक महीने के लिए ना निकालें, जब नहीं होगी तो कहाँ से चलेंगे, ऐसे ही है, स्पुरदारी ना हो, 1 महीने के लिए रोक दें बस, या सख्त जुर्माने हो, एफआईआर खुदा रहा ना हो। है कि रियासत इस बारे में बहुत सारी चीज़ें हमारी जब देखेगी, मसाइलों को सुनेगी, मसाइलों को देखेगी, तो ही हमारी माशरे में बेहतरी आ सकती है ना। इदारे भी तभी काम करते हैं जब आपकी रियासत जो है वो अच्छे तरीके से कोई पॉलिसी बनाए या उस पर जो है वो काम करे, एक्शन ले। बिल्कुल सही कह रही हैं, हमने तो सजेशन देनी है, अल्लाह पाक करेगी इस पे भी। अच्छा, हम क्योंकि हमेशा यहाँ बैठ के हमारे पास तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम कहते हैं कि हम एक आम बंदे की आवाज़ बनकर बैठते हैं। अच्छा, फिर क्योंकि महकमे और ऑफिसर जो हैं वो अपने काम कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पर हम जब देखते हैं इमरान, बहुत सारे लोग जो हम निचले तबके के लोग देखते हैं, उनके क्या मसाइल हैं, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब उनसे बात करने का मौका मिलता है तो हम कहते हैं कि यार क्या क्या मसाइल है, इनकी आवाज़ बनना चाहिए। तो हम तो खैर यहाँ पे उनकी आवाज़ ही बनकर बैठे हैं। और दूसरा एक और इशू था जो अब सीपीओ साहब से भी हम बात हो रही थी कि लोगों को जो हब्स बेजा में रखना, ये ना बड़ा ख़तरनाक है। 491 इसमें हाई कोर्ट से थाने वाले क्या करते हैं, बंदों को पकड़ते हैं जिनका जो क्रिमिनल्स जो मशकूक होते हैं, और उनको 10-10 दिन जो है ना हवालात में रखते हैं। यहाँ पे मुल्तान में एक अच्छी जो पॉलिसी हुई थी, अभी नहीं है, मुल्तान से ट्रांसफ़र हो गया है। बाबर जोया साहब थे एसपी गुलगाश्त, उन्होंने अपने ऑफिस में एक अच्छा, अभी तो काफ़ी लोगों का तबादला भी हो चुका है, उनका भी हुआ है। वो उन्होंने अपने थाने में एक सिस्टम लगा रखा था कि उनके अंडर जो भी गुलगाश्त के एरिया में थाने आते थे, वो अपने सिस्टम पे डेली देखते थे कितने लोगों को बंद किया है, किस ऑफेंस में बंद किया है, कि उन पे एफआईआर हैं भी या नहीं, ताकि जो लोगों को उठा के 2-2 दिन हवालात में रखते हैं और फिर पैसे लेने के भी बहुत ज़्यादा पुलिस वालों के ऊपर इल्ज़ाम आए हैं। तो है ना कि हम जब भी कहीं देखते हैं कि अच्छा थोड़ा सा कहीं सुनसान इलाका हो, तो कहीं पुलिस वाले आपको नाका लगा हुआ हो, तो बहुत सारे लोग यार करप्शन का, क्योंकि अच्छा ये है, इससे डिनाई भी नहीं किया जा सकता कि हम कहें नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या अगर महकमा भी इससे अगर कहे कि नहीं डिनाई करता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर तरफ तो ये नहीं हो, हर महकमे में इस तरह के लोग होते हैं, तो यहाँ पे भी ये महकमा यही कहता है कि उनके खिलाफ शिकायत करें, ये करें, वो फिर वो पीछे लग जाते हैं। बहुत सारी चीजें हमने खुद भी फेस की हुई होती हैं, इसलिए हमारा अपना खुद का भी एक्सपीरियंस है कि एक रोकने का बहाना जिसमें कोई किसी का कुछ भी कसूर नहीं होगा, लेकिन उसको बिला वजह रोका जाएगा, उस पर तशद्दुद भी कर दिया जाएगा और उससे पैसे भी वसूल कर लिए जाएंगे। ये और उसे हवालात में भी अब भी एक मामला किसी मुल्तान के थाने का आया है, बल्कि सीपीओ साहब को भी हमने वो बताना था कि पिछले कोई 10 दिनों से वो बंदा जो है उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि पीछे कोई इतने वो हैं ताकतवर नहीं कि उनको पैसे दे।
और वो FIR में भी नामजद नहीं कर रहे, उनको रख के तफ्तीश हो रही है। ये वो तो तफ्तीश 1-2 दिन में भी कंप्लीट हो जाती है अगर वो क्रिमिनल है भी सही। तो थानों में जो हब्स बेजा में रखने का जो सिलसिला है, इस पे ख़ास तौर पे बड़ी वो होनी चाहिए, लोगों को 10-10 दिन रख के उनसे फिर पैसे लेके छोड़ने का ये मामलात हैं। और इस तरह की किसी को भी अगर ये होती है तो RPO CPO के ऑफिस हैं, लोग डर के मारे नहीं जाते कि ये ना हो कि वो पुलिस वाले थाने वाले हमारे पीछे जो है वो हो जाए। लेकिन अब बहुत ज़्यादा शऊर है, अदालतें भी खड़ी हैं, तो अगर किसी के बंदे को हब्स बेजा में रखा है तो उनको जो है अदालतों से रजू करना चाहिए। ये बड़ा अहम मसला था जो अच्छा, फिर वही बात आ जाएगी, एक मैसेज भी है क्योंकि प्रोग्राम भी हमारा एंड होने वाला है कि हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियां भी समझने की ज़रूरत है। जो हमारा काम है शायद वो हम भी नहीं कर पा रहे होते, तो मिलजुल के ही काम होगा, तभी हम चीज़ों में जो है वो सुधार भी ला सकते हैं। क्योंकि बेहतरी हर इंसान चाह रहा होता है, तब्दीली भी हर इंसान चाह रहा होता है, लेकिन वो पॉसिबल तभी है जब बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। अब थानों में जाएं, आप बात कर सकते हैं, पहले SHO को मिलना बड़ा मुश्किल होता था। वो मैं वही कह रही हूँ ना, ऑफिसर्स तक पहुंचना आपके लिए जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब ये आसान है, अब ये आसान। चलें जी, बेहतरी हो, हम कहते हैं हमारे मुल्क के लिए जो भी हो अच्छा हो। और बहुत शुक्रिया आपका इमरान, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पे ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।